कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है, और एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको किन किन क्वेश्चन के आंसर तो लाजमी चाहिए। ठीक है, पढ़ना सारा है, क्योंकि क्वेश्चन वो हैं जो आपके यूक्यूज हैं। उसके अलावा भी जितना पढ़ना है सारा आपने याद करना है। और क्या क्या पढ़ना है मैंने बताया था, कोई बताएगा समरी क्या, इस चैप्टर की समरी क्या है? तो बताना पसंद करेगा इस चैप्टर की समरी के? कोई नहीं जरूरत कि मैं खुद पूछूं रोल नंबर वाइज। चले, किसी को पता लगी थी कल कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? सर यस। ठीक, चले। क्या आपका क्या रोल नंबर है बेटा जिसने यस बोला? रोल नंबर 59। 59। तो क्या पढ़ना है, कुछ थोड़ा बहुत बताओ। सर लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन लिम्फोसिस पढ़नी है, और इसके अलावा मैक्रोफेजेस के आगे से टाइप्स जो हैं, मैक्रोफेजेस मतलब जो मोनोसाइट से बनती हैं, रोल इसके नंबर अलावा 41, रोल नंबर 41 कौन है? सर मैं हूँ फिजा। रोल 41। अस्सलाम वालेकुम सर। फिजा, आप फिजा ताहिर हो? जी सर। अच्छा, आपने कल सुना था क्या पढ़ना है बेटा? सर सुकून था। सुना तो था, इसका मतलब है पता नहीं है क्या पढ़ना। चले, कोई बात नहीं, आज खैर है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जो मंडे को लेक्चर होगा उसमें मैं इंशाल्लाह इसमें सुनूंगा आपसे जो आज मैं पढ़ाऊंगा, और जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो आपके टेस्ट में इंक्लूड। सर मैं ठीक नहीं बता रही थी? ठीक बता रही थी पुत्र जी, ठीक बता रही थी, लेकिन आपने तरतीब पुठी शुरू की थी, साइड पहले आ गए थे। सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट पढ़ोगे, फिर आप ल्यूकोपोइसिस पढ़ोगे, फिर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल के बारे में पढ़ोगे, फिर मोनोसाइक्रोफिल सिस्टम पढ़ोगे, और फिर आप पढ़ोगे लिम्फोसाइट, लिम्फोपोइसिस और इम्यूनिटी। ठीक है जी, आप सही बता रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर आपने प्रिपेयर करना है। आज मैं आपको दोबारा इसकी समरी भी बता देता हूँ, इसके क्वेश्चन बता देता हूँ, और जो है क्या क्या आप चाहिए वो बता देता हूँ। जब आप लोगों को स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाए तो प्लीज बताइएगा। जी बच्चों, स्क्रीन शेयर की है, आपको नजर आ रही है? आ रही है सर। यस सर। जी आ रही है सर। सर। चल, अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने ब्लड फिजियोलॉजी के अंदर आरबीसी खत्म कर लिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल और इम्यूनिटी, उनसे रिलेटेड फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ोगे आपको पता होना चाहिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में आप देखोगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, व्हाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन नहीं है। आरबीसी का कलर है वो रेड है, व्हाइट ब्लड सेल के डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है, और डिपेंड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी। उसके अलावा आरबीसी फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स का इम्यून सिस्टम रोल है, आरबीसी का इम्यून सिस्टम में रोल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। एक तो ये चीज आप पढ़ोगे फ्रेंड्स। फिर आगे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ल्यूकोपोइसिस, लेकिन ल्यूकोपोइसिस से पहले फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। इससे पता होना चाहिए एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो एंटीजन है वो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो फिर आरबीसीज का भी तो रोल होगा ये इम्यूनिटी में। बेटा, जो आरबीसी के एंटीजन होते हैं वो सेल्फ एंटीजन होते हैं, उनका आपकी इम्यूनिटी में कोई रोल नहीं है। उसके खिलाफ तो आपकी अगर बॉडी एंड वो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी, वो तो नुकसान पहुंचाएंगे अगर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, या फिर आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, टॉलरेंस नहीं डेवलप हुई होगी तो।
ठीक है जी। एंटीजन वो सब्सटेंसेस हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी में आते हैं और आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ एक्शन करती है। किस तरह से एक्शन करती है वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। तो एंटीबॉडीज बना के, या जैसे आपके टी सेल्स हैं वो डायरेक्ट अटैक देते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होल फॉर्मिंग प्रोटीन बनाते हैं जो कि होल कर देते हैं उस एंटीजन की मेम्ब्रेन में। ठीक है जी। तो हम लोग इसके में मैं आपको बता रहा था, एक तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स का। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स की क्लासिफिकेशन कि ल्यूकोसाइट्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक करेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो जिनके ग्रेन्यूल्स हैं और जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स आपके तीन तरह के होंगे, न्यूट्रोफिल, इओनोफिल और बेसोफिल। इनके हम डिफरेंशिएटिंग फीचर करें जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे आइडेंटिफाई कर सकोगे। और ऑस्पी में ये लंबी एक हम फिक्स करते हैं सेल और आपने पहचानना होता है कि ये कौन सा न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है या लिम्फोसाइट है। मैं इनके फीचर्स आपको बताऊंगा माइक्रोस्कोपिकली। फिर हम पढ़ेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट्स आपके लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स ही आपके ब्लड के अंदर जब पहुंचते हैं तो वो इनलार्ज होते हैं और मैक्रोफेजेस बनते हैं। मैक्रोफेजेस दो तरह के होते हैं, एक मैक्रोफेजेस जो सर्कुलेशन में घूम रहे होते हैं उनको मोबाइल मैक्रोफेजेस कहते हैं, और दूसरे जाके टिश्यूज में बैठ जाते हैं जिसको फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है। लिम्फोसाइट भी आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह के होते हैं, टी और बी सेल। सेल आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी सेल्स की फर्दर टाइप्स हैं, साइटोटॉक्सिक सेल, हेल्पर सेल्स और सुप्रेसर सेल्स। उनके अपने अपने फंक्शन है इम्यूनिटी के अंदर, सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो ये आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन से सेल बनाते हैं, तो वो आपके मैक्रोफेजेस बनाते हैं, जो टिश्यू मैक्रोफेजेस है, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है। वो ऑलरेडी बैठे हुए, कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हुई तो सबसे पहले वो उसको फेगोसिटोसिस करेंगे। फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपके न्यूट्रोफिल करते हैं। न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन इन्फ्लेम्ड साइट पे कैसे पहुंचते हैं, आप इसको कह सकते हो कि ये सेलुलर इवेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन, या आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रोफिल हैं। ठीक है। आप पैथो में जाके इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर, उसमें आपको ये बताएंगे कि सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। यहाँ आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाता है कि ये सेलुलर इवेंट है और इनको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल की प्रॉपर्टी भी है कि जब कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आई तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल ने मार्जिनेशन किया, यानी कि कैपिलरीज की वॉल के साथ अटैच होना शुरू हो गए, लाइन अप शुरू हो गए, उसको मार्जिनेशन कहते हैं। फिर वो कैपिलरीज के पोर से बाहर निकलना शुरू होंगे, जब वो बाहर निकलना शुरू होंगे तो डायापोडिस कहते हैं। फिर वो पहुंचेंगे आपके इन्फ्लेम्ड या जो इन्फेक्टेड एरिया पहुंचेंगे। किस तरह से पहुंचेंगे, क्योंकि जो इन्फेक्टेड टिश्यू है वो कीमोटैक्टिक सब्सटेंस रिलीज करेगा जो इनको अपनी तरफ बुलाएगा, और ये अमीबा की तरह मूव करते हुए उधर जाएंगे, कीमोटैक्टिक फैक्टर इनको लेके जाएगा, और इस प्रोसेस को कीमोटैक्सिस कहते हैं। और वहां पहुंच के ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, उस बैक्टीरिया को, उस इन्फ्लेम टिश्यू को इनगल्फ करेंगे। ठीक है जी। यानी कि वहां पे ये फेगोसाइटोसिस कर देंगे। एक तो हम ये चीज पढ़िए, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रोफिल कहलाता है। फेगोसाइटोसिस के स्टेप्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेसोफिल, इओसिनोफिल का रोल पढ़ेंगे। बेसोफिल क्या करते हैं, बेसोफिल भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के वो रिएक्शन करवाते हैं, उनमें जो सब्सटेंस निकलते हैं वो सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइन, ठीक है, जो कि एलर्जिक मैनिफेस्टेशन करते हैं। उसके अलावा उसमें हेपरिन होती है जो कि एंटीकोएगुलेंट होती है। उसके अलावा बेसोफिल में प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स के फंक्शन को इनहांस करते हैं। ठीक है। तो ये हम प्लेटलेट के बेसोफिल के फंक्शन पढ़ेंगे। फिर हम इओसिनोफिल पढ़ेंगे कि इओसिनोफिल क्या है। इओसिनोफिल जो होते हैं वो आपके एलर्जिक रिएक्शन में भी आते हैं, ठीक है, ज्यादा रिलीज होते हैं, और दूसरा उनका मेन काम है पैरासाइट किल। किस तरह से पैरासाइट किल करते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रोफिलिया क्या है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट। न्यूट्रोपिनिया क्या है, डिक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक है। ल्यूकोपिनिया क्या है, ल्यूकोपिनिया सारे ल्यूकोसाइट्स का डिक्रीज काउंट। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, सारे ल्यूकोसाइट का इंक्रीज काउंट। नॉर्मल काउंट ल्यूकोसाइट्स का कितना होता है, 4000 से 11000।
ठीक है, अगर 4000 से कम हो जाए तो उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और अगर 11,000 से ज्यादा हो जाए तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। किस कंडीशन में ल्यूकोपीनिया होता है, किस किस कंडीशन में ल्यूकोसाइटोसिस होता है, इसकी बात करेंगे। न्यूट्रोपीनिया कब होता है, क्या कॉजेज है, न्यूट्रोफिलिया क्या कॉजेज है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, विच इज अ सिस्टम ऑफ मोनोसाइट मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल सेल्स। इसमें बेसिकली मोनोसाइट मैक्रोफेज का फंक्शन पढ़ेंगे। आपकी बॉडी के हार्ट टिश्यू में ऑलमोस्ट मैक्रोफेजेस होते हैं। लिवर के अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं उनको कुफर सेल कहते हैं। ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा है वो माइक्रोग्लाया होते हैं। स्किन के अंदर हिस्टियोसाइट्स होते हैं। स्प्लीन के अंदर स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस होते हैं, या उसको रेड पल्प मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, ठीक है। और लंग्स के अंदर एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका काम फेगोसाइटोसिस है। तो उसके अलावा जिसको ये खत्म नहीं कर सकते एंटीजन को या फॉरेन मटेरियल को, उसको ये प्रेजेंट कर देते हैं किसको, लिम्फोसाइट को, कि हमारे से काम नहीं हुआ अब आप करें। तो ये एंटीजन सेल्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। फिर हम चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम। उसके लिए हमें पता होगा कि लिम्फोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं, लिम्फोपोइसिस क्या होती है, ठीक है जी। और टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी आप नेचुरल और इनबोर्न होती है, ठीक है। और एक्वायर्ड होती है आपकी दो तरह की, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसको एंटी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जो बी सेल्स की वजह से होती है, और दूसरी आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी जो टी सेल्स की वजह से है। इसमें हम टाइप्स ऑफ टी सेल्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ टी सेल्स में आप पढ़ोगे हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स और सुप्रेसर सेल्स। बी सेल्स के अंदर एंटीबॉडीज का फंक्शन पढ़ोगे कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज कैसे बनाती है, फिर एंटीबॉडी जब बनती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डायरेक्ट एक्शन भी होता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डिटेल पढ़ोगे। प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, उनका क्या है, MSC1 MSC2 क्या चीज है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और 2 क्या है, एंटीजन प्रेजेंट सेल्स कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट के कौन से प्रेजेंट करते हैं और टी लिम्फोसाइट्स को कौन से प्रेजेंट करते हैं, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये हम बात करेंगे। टॉलरेंस क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, और एट द एंड हम पढ़ेंगे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस, जिसमें एड्स का जिक्र होगा, और डिजॉर सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके अलावा एक और चीज बताऊंगा जो कि आपकी है हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी। बेसिकली एलर्जी का पूरा चैप्टर है आपका 3rd ईयर में पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसलिए उसकी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं जस्ट सिर्फ ये बताऊंगा कि एलर्जी, इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन कौन से होते हैं और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन कौन से होते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप 1 2 3 4 उनके नाम आपको आने चाहिए इस लेवल पे। बाकी आप इंशाल्लाह 3rd ईयर में जाके पढ़ोगे। तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जो आपको चीजें आनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। क्लासिफाई ल्यूकोसाइट्स, एन्यूमरेट फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। मेन इसके दो ही फंक्शन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे ये एक्ट करते हैं और फेगोसाइट करते हैं, ठीक है। बाकी उसी में से निकाला हुआ है, रिमूवल ऑफ सेलुलर डिब्रेस फेगोसाइटोसिस ही है, ठीक है। डिफेंस सिस्टम में फेगोसाइटोसिस है। इसको वैसे मेजर फंक्शन दो ही हैं, क्लासिफाई ल्यूकोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट्स, उनकी फर्दर टाइप्स। enlist the cell which are involved in first and second line of defense। बेसिकली 4 लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये इस दफा पेपर में भी आया हुआ था। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके मैक्रोफेजेस है, कौन से, टिश्यू मैक्रोफेजेस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपके वो मोनोसाइट जो सर्कुलेशन में फिर रहे हैं, मैक्रोफेजेस। और फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस आपके जो सेक्रीट हो रहे हैं अभी बोन मैरो से, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट जो आपके बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब स्टेज ऑफ ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस। इसमें आपको ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस के न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल वाली स्टेजेस आपने ड्रॉ करनी है।
और डिस्क्राइब करनी है, ये मैं बताऊंगा आपको। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे इरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस है, नाम के साथ थोड़ा फर्क होगा। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ बेसोफिलिक रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, एन्यूमरेट फैक्टर्स नेसेसरी फॉर ल्यूकोपोइसिस, गिव फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। दोबारा मैक्रोफेजेस का फंक्शन और ल्यूकोपोइसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर रिक्वायर्ड है, इनमें सिर्फ आपको नाम करने होते हैं, 2-3 फैक्टर है बस, ये उसी तरह डिटेल में नहीं है एरिथ्रोपोइसिस की तरह। कंपोजिशन ऑफ पस क्या होती है, इसमें डेड न्यूट्रोफिल, डेड मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये होती है। Enlist the causes of neutrophilia, neutropenia. Briefly describe the properties of neutrophil, या इसको आप कह सकते हो cellular event of inflammation. Classify T lymphocytes along with function. Which type of cells are affected by AIDS virus? AIDS आपको पैथोफिजियोलॉजी भी आनी चाहिए, और कौन से सेल्स को ये इफेक्ट करते हैं, हेल्पर सेल्स को। हेल्पर सेल्स अगर बॉडी के इफेक्ट हो गए तो वो तो सारे इम्यून सिस्टम की हेल्प कर रहे हैं, उनका नाम इसलिए हेल्पर सेल है। बाय सिक्रीटिंग लिम्फोकाइन्स, अगर ये नहीं होंगे, इफेक्ट हो जाएंगे तो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स पहला रिस्पॉन्स बॉडी का, और सेकेंडरी आफ्टर। प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर मैमल्स बन चुके होते हैं और आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलता, जब दोबारा वही ऑर्गन आता है और बॉडी उसको खत्म कर देती है। डिफरेंशिएट बिटवीन MSC1 एंड MSC2। एन्यूमरेट कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, ये हम बताएंगे, इसमें पढ़ना चाहिए आपको एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन क्या है और किस तरह ये पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है, इसके पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। क्लासिफाई एंटीबॉडीज एंड एन्यूमरेट फंक्शन ऑफ ईच। आपने एंटीबॉडीज का ब्लड में भी पढ़ा था, IgG, D, E, A और M, उस हिसाब से अब इनके 1 बाय 1 हम एक एक फंक्शन करेंगे, और कौन सी एंटीबॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स में है, कौन सी सेकेंडरी में है, कौन सी प्लेसेंटा क्रॉस करती है। और टी सेल्स बिकम एक्टिवेटेड अपॉन एंटीजन एंट्री एंड हाउ टी सेल्स प्ले रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें आपने टी सेल्स की तीनों टाइप्स का रोल लिखना है, यानी कि उनके फंक्शन ही पूछे हुए हैं। और ग्राफ्टेशन कैन बी प्रिवेंटेड। अब ग्राफ्ट जब लगाते हैं तो ग्राफ्ट भी फॉरेन मटेरियल है आपकी बॉडी के लिए, या किसी जो पेशेंट को लग रहा है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग देने ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सुप्रेस हो जाए और रिजेक्ट ना हो। और के अलावा बाकी ग्रुपिंग, मैचिंग, स्क्रीनिंग, ठीक है, वो तो करनी है। लिम्फोपोइसिस क्या होती है, व्हाट इज द प्री प्रोसेसिंग ऑफ लिम्फोसाइट। अब जो प्री प्रोसेसिंग है लिम्फोसाइट दो तरह के हैं, टी और बी। बी तो बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं और बोन मैरो के अंदर ही उनकी प्रोसेसिंग लेट होती है, लेकिन टी के लिए टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो थाइम में जाते हैं, वहां जाके मैच्योर होती है, वहां पे एक प्रोटीन है, हार्मोन है हेमोसिन, वो उसको मैच्योर करता है। व्हाट इज टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस क्या है, आपकी बॉडी क्यों टॉलरेट कर जाती है और ऑटो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, ठीक है, ये इसका जिक्र हम करेंगे। एन्यूमरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस। कंजेंटल होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं। कंजेंटल में डिजॉर्ज सिंड्रोम है और एक्वायर्ड एड्स है। व्हाट इज वॉलिंग ऑफ इफेक्ट, एन्यूमरेट फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एन्यूमरेट करना है इमीडिएट रिएक्शन कौन सी एलर्जी होगी और डिलेड रिएक्शन कौन से होंगे। डिफाइन इम्यूनेशन और वैक्सीनेशन। एन्यूमरेट टाइप्स विद एग्जांपल। डिफाइन साइटोकाइंस, ठीक है, एंड एन्यूमरेट इट along with function and site of secretion। ये टेबल में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, उसमें से आपने इसके टाइप्स और फंक्शन पता होने चाहिए आपको साइटोकाइंस के, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार आएगा। इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 2, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर, ये सारा कुछ आएगा, रिपीट होगा, ठीक है जी। अब इस चैप्टर की समरी पता लग गई आपको, क्या पढ़ना है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ये सो गए दोबारा? नहीं तो चलो शुक्र है जी, अगर नहीं तो थैंक यू जी सर, आ गई समझ। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट का डिफरेंस। एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस होगा। एरिथ्रोसाइट स्मॉल साइज के होते हैं, ल्यूकोसाइट लार्ज साइज के होते हैं एज कंपेयर टू आरबीसीज। एरिथ्रोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ल्यूकोसाइट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता। एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है।
ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन आवर्स, डेज और ईयर्स में होता है, मंथ में। यहाँ पे लिख लो आवर्स, डेज और मंथ, ठीक है, ये बेशक ऐड कर लो, मंथ भी होता है। आपके जो मैक्रोफेजेस है वो मंथ तक टिश्यूज के अंदर बैठे रहते हैं, आवर्स और डेज और मंथ। एरिथ्रोसाइट कोई और टाइप नहीं है। ल्यूकोसाइट्स की दो टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का इम्यूनिटी में रोल नहीं है। ल्यूकोसाइट्स में ल्यूकोसाइट्स हैं, उनका इम्यूनिटी में रोल है। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस भी आपको इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, किस तरह, फेगोसाइटोसिस करके। काउंट 5 बिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है, इनका 4000 और टू 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है, मिलियंस में नहीं है, थाउजेंड्स में है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है। अब ये एक समरी बताई गई है कि ब्लड सेल्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहले वही प्लोरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स या अनडिफरेंशिएटेड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल या पेरेंट सेल जो आपका बोन मैरो है, ये सारा कुछ बोन मैरो के अंदर ही हो रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले दो टाइप निकलेंगे, लिम्फोइड स्टेम सेल्स और माइलाइट स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स से तो आपके लिम्फोसाइट जनरेट होंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट जो है वो फिर आपके सर्कुलेशन में आएंगे। इनमें जो आपके हैं बी लिम्फोसाइट, वो बोन मैरो के अंदर ही प्रोसेसिंग उनकी क्रिएट हो जाएगी। टी लिम्फोसाइट जो है आपके थाइमस में जाके मैच्योर होंगे, ठीक है जी। माइलाइट स्टेम सेल्स, इसे आपका एरिथ्रोसाइट्स प्रिकर्सर निकलेंगे और एरिथ्रोपोइसिस होगी। उसके अलावा इसमें से मेगा कैरियोसाइट निकलेंगे और थ्रोम्बोपोइसिस होगी। और यहाँ पे साथ आप ल्यूकोपोइसिस में पढ़ोगे ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस, इसमें योसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल निकलेंगे, उनको वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और इसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस। इसकी स्टेजेस में आपको बताता हूँ। साथ आपके मोनोसाइट प्रिकर्सर्स होते हैं, उससे मोनोसाइट होते हैं, ये आपके ए ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस है। लिम्फोपोइसिस भी आपकी ए ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस है। ये तीनों मिलके आपकी ल्यूकोपोइसिस बना रहे हैं। अगर ल्यूकोपोइसिस पे नोट आ जाता है, जो कि ऐसा नहीं होता, वो या पूछते हैं 2 नंबर में लिम्फोपोइसिस या वो पूछते हैं 3 नंबर में या 4 में ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस। ये अगर दोनों पूछेंगे, अगर ल्यूकोपोइसिस पूछेंगे फिर आपको दोनों लिखना होंगे। अभी हम इसकी आगे जाके डिटेल करते हैं। इसकी डिटेल से पहले आपको पता होना चाहिए ल्यूकोसाइट की क्लासिफिकेशन। स्लाइड नजर आ रही है ना सबको? अब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट वाली स्लाइड शो जी सर आ रही है। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स सर, की आ रही है। क्लासिफिकेशन बेटा ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसका काउंट 4000 टू 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ऑल आर न्यूक्लिएटेड, इन सब में न्यूक्लियस होता है। अब सबसे पहले हम ए ग्रेनुलोसाइट्स को देख लेते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले आसान है। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करते हो, माइक्रोस्कोप से देखते हो कि ये ग्रेनुलोसाइट है कि ए ग्रेनुलोसाइट है। अगर तो वो ए ग्रेनुलोसाइट है फिर आपकी दो कंफ्यूजन रह जाती हैं कि ये लिम्फोसाइट है कि मोनोसाइट है, ठीक है। तो मोनोसाइट सर्कुलेशन में बहुत कम होते हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, इसलिए ये बहुत रेयर फोकस किया जाता है। हमेशा फोकस लिम्फोसाइट किया जाता है। ये वैसे आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, उसके लिए ऑस्पी के लिए। अच्छा जी, ए ग्रेनुलोसाइट की नॉर्मल रेंज 1500 टू 4000 और इसकी 300 टू 600 होती है। ये आपको की जरूरत नहीं है, आपने परसेंटेज लाजमी करनी है। परसेंटेज ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी अगर आप देखें तो उसमें 20 टू 45% आपके लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट 2 टू 8% है। ये डायामीटर इनका जो होता है वो 7 टू 12 माइक्रोन होता है, ठीक है। जो बड़े होते हैं, जो 10 से बड़े होते हैं उनको लार्ज लिम्फोसाइट कहते हैं, जो 9-10 से नीचे होते हैं उनको स्मॉल लिम्फोसाइट कहते हैं। लेकिन अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखी जाए तो ये दो तरह क्लासिफाई होते हैं, बी और टी। बी स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, टी स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली टी लिम्फोसाइट्स लार्जर होते हैं एज कंपेयर टू बी लिम्फोसाइट, ठीक है जी। तो यहां आपने इन 3 टेबल अभी जो मैंने आपने परसेंटेज याद करनी है फॉर एमसीक्यू पर्पस, फॉर ऑस्पी पर्पस, ठीक है, कि लिम्फोसाइट 20 टू 45%, मोनोसाइट 2 टू 8%। और ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे? जब आप माइक्रोस्कोप में फोकस एक सेल आपको करके दिया जाएगा या आप इंशाल्लाह खुद भी करोगे तो क्या होगा कि आपको ने सबसे पहले साइटोप्लाज्म चेक करनी है कि उसमें ग्रेन्यूल्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपकी रहेगी 2, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट,
ठीक है। और ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, हम लिम्फोसाइट इन दोनों में से फोकस करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आने चाहिए, उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस लार्ज ऑक्यूपाई मेजर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ओवल किडनी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसका भी राउंड और ओवल शेप होता है, एक्सेंट्रिक होता है। इसमें आपने कहा कि लार्ज होता है और मेजर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म उसने कवर किया होता है। इसमें राउंड और ओवल होता है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक मीन साइड पे होता है। लेकिन माइक्रोस्कोप में जरा आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सेंट्रिक है कि सेंट्रिक है। आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी चाहिए, फिर आपको फोकस अच्छी पावर पे उसको फोकस करना होता है। तो आप उसको जब फोकस करोगे तो आप देखोगे कि लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस जो होता है वो लिम्फोसाइट का होता है, और राउंड और ओवल एक्सेंट्रिक जो न्यूक्लियस होता है वो मोनोसाइट का होता है। दूसरा, दोनों में ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म के फ्री ऑफ ग्रेन्यूल्स होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक विद नो ग्रेन्यूल्स, और इसका साइटोप्लाज्म छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि मेजर पोर्शन न्यूक्लियस ने कवर किया होता है। इसका साइटोप्लाज्म लार्ज होता है एज कंपेयर टू लिम्फोसाइट, और ग्रेन्यूल्स तो दोनों में नहीं होते, ठीक है जी। लिहाजा अभी मैंने जो इसमें जो पॉइंट आपने याद करने हैं वो दो ही हैं कि ये दोनों ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और इनकी परसेंटेज 3 to 40 है और उसकी 2 to 8% है। और लिम्फोसाइट का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू मोनोसाइट। लेकिन ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि या तो दोनों सेल आपको दिखाए हो तो फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, एक ही फोकस है तो फिर आप साइज का तो अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आप न्यूक्लियस लगा सकते हो कि साइटोप्लाज्म जिसकी में है और न्यूक्लियस ज्यादा है, और जिसमें न्यूक्लियस जरा छोटा है और साइटोप्लाज्म ज्यादा है, ठीक है जी। अब आ जाए जी ग्रेनुलोसाइट्स के ऊपर। ग्रेनुलोसाइट्स आपके 3 हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। आपने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल देखा और आपने कहा कि जी ये तो ग्रेन्यूल्स है इसमें, तो लिम्फोसाइट मोनोसाइट तो खत्म हो गए। अब ग्रेन्यूल्स के बाद आप कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ये नॉर्मल रेंज आप करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी परसेंटेज ही कर लो बस, ठीक है। न्यूट्रोफिल 50 to 70% होते हैं, लेस देन 50% हो तो उसको न्यूट्रोपीनिया कहते हैं, न्यूट्रोपिया। और मोर देन 75% हो तो उसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ठीक है। ये बात आगे भी आएगी। और इओसिनोफिल की परसेंटेज 1 to 4 होती है, और बेसोफिल की 0 to 1% होती है। परसेंटेज आपने सबकी याद रखनी है, ठीक है। आपके लिम्फोसाइट की परसेंटेज कितनी थी? 20 से 40। आपके मोनोसाइट की 1 to 8, आपके न्यूट्रोफिल की 50 to 70, इओसिनोफिल 1 to 4, बेसोफिल 0 to 1। अब डायामीटर अगर आप देखोगे तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो तीनों सेल आपको दिखाए होंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये सेल बड़ा है, ठीक है। तो वो बड़ा जो है वो न्यूट्रोफिल हो सकता है 10 to 14। लेकिन अब ये 10 to 12 है। अगर 12 का एक सेल आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं जी साइज इसका 12 माइक्रोन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे न्यूट्रोफिल है और इओसिनोफिल है? और बेसोफिल का 8 to 10 माइक्रोन है, ठीक है। इसका लेकिन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जो होता है ना वो लोब होते हैं, वो लोब काउंट करते हो आप, जिसमें 2, 3, 4, 5 मल्टी लोब जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। और काउंटिंग ऑफ लोब इज नोन एज आर्नेथ काउंट। काउंटिंग ऑफ लोब इज नोन एज आर्नेथ काउंट। ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में आपको बताया जाएगा कि लोब्स गिनने को आप आर्निथ काउंट कहते हो, आर्निथ काउंट, ठीक है। और न्यूट्रोफिल 1 to 5 लोब्स होते हैं, इओसिनोफिल होता ही बाई लोब्ड है, ठीक है। अगर आप बाई लोब देख लिया तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल में आपको कंफ्यूजन होगी। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप साइटोप्लाज्म देखोगे। साइटोप्लाज्म जिसका एसिडिक डाई रिटेन किया होगा, एसिडिक डाई का मतलब क्या होगा? जो पिंकी सा होगा, ठीक है, रेड सा होगा, वो आप इओसिनोफिल लेबल कर दोगे। जिसके साइटोप्लाज्म जो है न्यूट्रल होगा, पर्पल से कलर का होगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, तो वो न्यूट्रल होगा, तो उसको आप न्यूट्रोफिल लेबल कर दोगे। जिसके आप 3 लोब देखोगे उसको तो आप कहोगे न्यूट्रोफिल ना, 4 लोब वाले को कहोगे न्यूट्रोफिल, 5 वाले को कहोगे न्यूट्रोफिल। लेकिन 2 लोब वाला जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, फिर उसका आप साइटोप्लाज्म चेक करोगे, ठीक है। बेसोफिल यूनिलोब्ड होता है, कई शेप, एक ही लोब होता है इसका,
और इट कंटेन राउंड ग्रेन्यूल्स एंड टेक बेसोफिलिक स्टेन। ठीक है, ये बेसोफिलिक डाई को रिटेन करता है, ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है जी। सर एसिडिक का कलर आपने पिंक बताया है ना बाइलो में? बेटा क्या कह रहे हो? सर इओसिनोफिल की आइडेंटिफिकेशन में कलर आपने इसका पिंक बताया है ना? पिंक रेडिश कलर का होता है। ठीक है, ओके ये सर। न्यूट्रोफिल मैं दोबारा बता रहा हूँ, ग्रेन्यूल्स, ए ग्रेन्यूल से आप पहचान लोगे कि ये कौन कौन सी हैं। फिर ग्रेन्यूल्स के बाद आप देख लोगे कि ये ग्रेन्यूल्स इसमें नजर आ रहे हैं, तो आप मोनोसाइट को खत्म करोगे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल रह जाएगा। यूजुअली इसमें कौन सा सेल आपके ख्याल में हम फोकस करते हैं यूजुअली? बेटा मैंने पीछे बताया ना कि लिम्फोसाइट की ज्यादा क्वांटिटी, इसलिए वो हमें जल्दी नजर आ जाते हैं। टीचर भी अपनी आसानी देखता है तो वो फटाफट उसी को फोकस करता है। मोनोसाइट जरा ढूंढने पड़ते हैं। इसी तरह न्यूट्रोफिल आसानी से फोकस हो जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा होते हैं, 50 to 70% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और वो ढूंढने में भी आसान होते हैं और उसके बाद उसको आपको भी आसान होता है। वो यूजुअली 3-4 लोब होते हैं, आप फौरन पहचान लेते हो। 2 लोब वाला आपको कंफ्यूज करता है इओसिनोफिल के साथ, लेकिन उसके लिए फिर आप साइटोप्लाज्म चेक करते हो। ठीक है, और काउंटिंग ऑफ लोब इज नोन एज आर्निथ काउंट। लोब की सिग्निफिकेंस क्या होगी? कभी आपने सोचा है लोब्स की सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूट्रोफिल के लोब की क्या सिग्निफिकेंस है, हमें क्या बताता है न्यूट्रोफिल के लोब? किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, ये क्या हमें बताता है? तुक्का? डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन। नहीं बेटा, ये हमें उसकी मैच्योरिटी बताता है। ठीक है, जिसके 4 या 5 लोब होंगे वो मैच्योर न्यूट्रोफिल होगा। ठीक, ये आपसे यूजुअली वाइवे के अंदर, टेबल वाइवे के अंदर जब ऑस्पेक्ट करते हो उसमें पूछा जाता है। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन ल्यूकोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, उसके काउंट कितनी होती है ल्यूकोसाइट्स की, ठीक है, और उनमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनकी परसेंटेज टोटल वाइट ब्लड सेल से कंपेयर आपकी सर्कुलेशन में न्यूट्रोफिल कितने होते हैं, इओसिनोफिल कितने होते हैं, बेसोफिल कितने होते हैं, लिम्फोसाइट कितने होते हैं। किसी ने कुछ पूछ रहे हैं? सर न्यूट्रोफिल जब ज्यादा हो जाते हैं सर, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, न्यूट्रोपिनिया कहते हैं उसको। बेटा पीनिया, जहां पे भी वर्ड आएगा, पीनिया का मतलब है और फिलिया का मतलब है ज्यादा, साइटोसिस का मतलब है ज्यादा। ठीक है, पीनिया यहां पे भी आ जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आएगा तो थ्रोम्बोसाइट का कम होना, थ्रोम्बोसाइटोसिस आएगा तो थ्रोम्बोसाइट का ज्यादा होना, ल्यूकोपीनिया आएगा तो ल्यूकोसाइट का कम होना। ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस आएगा तो ल्यूकोसाइटोसिस का ज्यादा होना। अब आगे सेल की बात करें तो न्यूट्रोफिलिया होगा तो ज्यादा, न्यूट्रोपिनिया होगा तो कम। ठीक है, ठीक है सर, यस। सर लोब्स की सिग्निफिकेंस भी बता दिएगा। लोब की जो सिग्निफिकेंस है बेटा, लोब की सिग्निफिकेंस है, ये उसकी मैच्योरिटी हमें बताते हैं कि न्यूट्रोफिल कितना मैच्योर हो गया, उसकी एज बताते हैं हमें। सर जो लिम्फोसाइट है उसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, तो ये तो हम बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक है, ये तो हम उसमें पढ़ते हैं ना, इओसिनोफिल, बेसोफिलिक और न्यूट्रोफिल वगैरह। बेटा आप इसको ये ना कहो इसका साइटोप्लाज्म में ब्लू स्टेन रखता है, बस ये कर लो। लिम्फोसाइट का? हाँ जी सर, ठीक है। लेकिन आप इसको उसके साथ कैसे कंफ्यूज कर सकते हो? मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि आपने ग्रेन्यूल चेक करनी है। सर ग्रेन्यूल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए सर ग्रेन्यूल्स करेंगे, लेकिन वो जो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है उसको सेम होगा दोनों का। जी सर, ठीक है। लेकिन आपने ग्रेन्यूल पहला पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर आपको आगे जाने की क्या जरूरत है? उसके अलावा उसका न्यूक्लियस भी आपके देखा कि उसका न्यूक्लियस यूनिलोब्ड है, न्यूक्लियस तो इसका भी यूनिलोब्ड होगा, एक ही लोब बड़ा सेंट्रल में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है किडनी शेप। तो सिर्फ ग्रेन्यूल्स डेंसिटी की बेस पे करेंगे? हाँ जी, ग्रेन्यूल्स की बेस पे भी और साइज की बेस पे। साइज तो अगेन तभी आप लोगों को पता लगेगा ना जब दोनों सेल्फ फोकस किए होंगे। ओके सर। काउंटिंग ऑफ लोब क्या है सर? जी काउंटिंग ऑफ लोब को क्या है सर आपने? आर्निथ काउंट, ARNEATH, आर्निथ काउंट।
आपकी अगर प्रैक्टिकल कॉपी है आपके पास तो उसमें खोल के देखोगे तो लिखा हुआ है आर्नित काउंट। ठीक है सर। व्हाट इज ल्यूकोपोइसिस? ल्यूकोपोइसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, और इस साइट क्या है? बोन मैरो। ठीक है जी, साइट क्या है? बोन मैरो। फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। इसकी दो टाइप्स होंगी, ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस और एग्रेनुलोसाइटोपोइसिस। ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस और जो एग्रेनुलोसाइटोपोइसिस है यूजुअली आता एक ही है, आप ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस ही वो पूछते हैं। ल्यूकोपोइसिस का मतलब यूजुअली ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस ही लिया जाता है, लेकिन साथ आपने लिम्फोपोइसिस का जिक्र करना होता है और वो भी आपने बनाना होता है। ठीक है, फिर आपकी ल्यूकोपोइसिस कंप्लीट होती है। एग्रेनुलोसाइटोपोइसिस इधर दो हैं, मोनोसाइटोपोइसिस और लिम्फोपोइसिस, क्योंकि मोनोसाइट के प्रिकसर सेल्स वही हैं जो आपके इन ग्रेनुलोसाइट्स के हैं, माइलाइट सेल। ठीक है, और जो एरिथ्रोसाइट हैं, इसलिए इनको अलग-अलग आपने करना है, मोनोसाइटोपोइसिस और लिम्फोपोइसिस। इनके सिर्फ दो स्टेप्स हैं, कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं है। असल ज्यादा बड़ा ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस ही है। इनके दो स्टेप हैं कि लिम्फोपोइसिस में सबसे पहले लिम्फोइड स्टेम सेल, प्लुरिपोटेड हेमोपोइटिक स्टेम सेल से लिम्फोइड स्टेम सेल लिम्फोब्लास्ट, और लिम्फोब्लास्ट से आपके लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो हैं जिन्होंने ई बनना है वो थाइमस में चले जाएंगे, और बी वाले जो हैं वो बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो जाएंगे और फिर मैच्योर होकर सर्कुलेशन में आ जाएंगे, और टी वाले जो है वो थाइमस में जाके मैच्योर होकर सर्कुलेशन में एंटर होंगे। मोनोसाइटोपोइसिस भी दो स्टेप है, मोनोब्लास्ट और मोनोसाइट। ज्यादा आपके स्टेप जो है वो ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस के, लेकिन लिम्फोपोइसिस और मोनोसाइटोपोइसिस हम करेंगे जब मैं आपको मोनोसाइट पढ़ाऊंगा और लिम्फोसाइट पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक एक स्लाइड इनकी दिखाऊंगा, लेकिन स्टेप सिर्फ दो ही हैं, कोई ज्यादा नहीं है। पोइसिस की तरह इनके स्टेप ज्यादा नहीं है, इसलिए यूजुअली ये अनइम्पोर्टेंट होते हैं। ये वाली जो पोइसिस हैं, इनमें अगर कोई पूछे भी 1 या 2 नंबर में, वो लिम्फोपोइसिस पूछ लेते हैं। वो भी पूछते इस वजह से हैं, प्री प्रोसेसिंग पूछने के लिए, क्योंकि अगला साथ ही उनका बी पार्ट होता है कि प्री प्रोसेसिंग कहां पे हो रही है। ठीक है जी, तो आपने ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस और करना है। ये दोबारा आपने पहले आपकी नजर से गुजरी हुई है ये स्लाइड, प्लुरिपोटेड हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स, उससे आपका लिम्फोइड स्टेम सेल्स और ये माइलाइट स्टेम सेल्स, जिसको आप क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन भी कहते हो। माइलाइट स्टेम सेल से आपके एरिथ्रोसाइट्स के ब्लास्ट सेल्स निकलेंगे, और फिर एरिथ्रोपोइसिस के स्टेप्स आप देख चुके हो, प्रोरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक, ठीक है, पॉलीक्रोमोफिलिक, ऑर्थोक्रोमैटिक, ये सारे स्टेप्स करके एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। दूसरा आपका निकलेगा ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स, जिससे आपके ग्रेनुलोसाइट बने, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स बनेंगे, और ये मोनोसाइट बाद में मैक्रोफेजेस बनते हैं, और साथ इन्हीं माइलाइट्स से आपके मेगा कैरियोसाइट्स बनेंगे, जिससे आपके प्लेटलेट्स बनते हैं। ये थ्रोम्बोलाइसिस हो रही है। ठीक है जी, ये स्लाइड्स आप पहले पढ़ चुके हो। इसी तरह ये दूसरी स्लाइड है, इसमें मैंने थोड़ा आपको बताया हुआ है कि ये आपकी पूरी उन्हें ल्यूकोपोइसिस दिखाई हुई है, ये पूरी ल्यूकोपोइसिस है। ठीक है, इसमें ये आपका कौन सा सेल है? प्लुरिपोटेड हेमोपोइटिक स्टेम सेल। इससे आपका लिम्फोइड सेल्स निकले, या जिसको लिम्फोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट भी कह सकते हो, और इससे जो है आपके निकलेंगे, सबसे पहला सेल निकलेगा माइलाइट सेल। ठीक है, माइलाइट जो सेल्स हैं उससे फिर आपके इओसिनोफिलिक क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट, बेसोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक, या इनको आप कह सकते हो ग्रेनुलोसाइट क्लोनिस्टिमुलेटिंग ग्रेनुलोसाइट फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट फॉर्मिंग यूनिट आपके निकल रहे हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फॉर्मिंग यूनिट निकल रहे हैं। इससे आपका ये मोनोब्लास्ट से प्रोमोनोसाइट और फिर मोनोसाइट, यही 2 स्टेप है इसके आपके। ठीक है, मोनोब्लास्ट, इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना दो अच्छी बात है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टेजेस के नाम याद रख लेना। ये माइलाइट स्टेम सेल है, माइलाइट स्टेम सेल से मोनोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट, और मोनोसाइट क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट से मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट्स, और प्रोमोनोसाइट्स से फिर मोनोसाइट्स आपके सर्कुलेशन में आएंगे, और सर्कुलेशन में यही फिर मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। फिर ये आपके जो प्लुरिपोटेड हेमोपोइटिक स्टेम सेल है उसके से माइलाइट स्टेम सेल, और माइलाइट स्टेम सेल से आपका निकलेगा क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स,
आप इनको अलग भी लिख सकते हो, यूसिनोफिलिक, बेसोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक। इसमें सबसे पहली स्टेज आपकी माइलोब्लास्ट है, फिर प्रोमाइलोसाइट है, फिर मेटामाइलोसाइट है और फिर माइलोसाइट है। इसमें मेटा एब्सेंट है, हमने नहीं लिखी हुई, आगे जाके आप मेटामाइलोसाइट भी पढ़ोगे। और फिर इनोफिलिक माइलोसाइट्स है, बेसोफिलिक माइलोसाइट्स है, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स है, और वो आपके ये फिर इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल बन जाएंगे। ये आपको इसलिए बताया गया है, बार मैंने जिक्र किया, ये तो खैर समरी थी, इसको तो याद करने का कोई फायदा नहीं। अगर कि बंदा ल्यूकोपोइसिस करना चाहे वो इससे भी कर सकता है। इसमें जो स्टेज मिस है वो मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ, मेटामाइलोसाइट, वो आगे आएगी जाके, ठीक है, तो आपने वो करनी है। सबसे अच्छी ये डिस्क्रिप्शन है ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस अलहदा, इसमें पूरा ये ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस बता दिया, ये मोनोसाइटोपोइसिस बता दिया, ये लिम्फोपोइसिस बता दिया, ये सारी ल्यूकोपोइसिस डिटेल में बता दी। लेकिन हम इसके अंदर सबसे पहले अब ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस करेंगे डिटेल, ठीक है जी। ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस, इसमें सबसे पहले आपके था माइलोब्लास्ट, ठीक है, ये देखो माइलोब्लास्ट, ठीक है। अभी ये कोई पता नहीं है कि ये माइलोब्लास्ट में क्या बनना है, इयोसिनोफिलिक बनना है, बेसोफिलिक बनना है कि न्यूट्रोफिलिक बनना है। माइलोब्लास्ट से निकलेगा प्रोमाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट से माइलोसाइट, और माइलोसाइट वो स्टेज है जिसपे आप डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाते हो। ये इयोसिनोफिल बनने जा रहा है, ये बेसोफिल बनने जा रहा है, ये न्यूट्रोफिल बनने जा रहा है। यहां एक एमसीक्यू है कि कौन सी स्टेज है ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस में जिसमें आप रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो या आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो कि ये जो है ये इयोसिनोफिल बनेगा, न्यूट्रोफिल बनेगा, तो बेसोफिल बनेगा। तो उसमें आपको लिखा होगा माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट। आपने माइलोसाइट टिक करना, ठीक है। और किस स्टेजेस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, माइलोब्लास्ट वाली स्टेज में और प्रोमाइलोसाइट वाली स्टेज में। अब आपने इस डायग्राम में देखा होगा, इन्होंने शुरू से ही बेसिकली इयोसिनोफिलिक कर दिया, हालांकि यहाँ ये नहीं कर सकते। ये आप माइलोब्लास्ट कॉमन होता है, एक जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इधर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना आप माइलोसाइट में कर सकते हो। माइलोसाइट ऐसी स्टेज है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर मेटामाइलोसाइट आती है, ठीक है, फिर जुवेनाइल स्टेज आती है, और फिर आपकी ये इयोसिनोफिल आती है। तो लिहाजा ये वैसे समरी बताने के लिए ये डायग्राम और ये आपकी स्लाइड अच्छी है, अदरवाइज आपने ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस में ये वाली लिखनी है, ठीक है जी। सबसे पहले है माइलोब्लास्ट, फिर प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, फिर आपके स्टेप सेल या इमेच्योर सेल कह सकते हो, या जुवेनाइल स्टेज कह सकते हो, ठीक है, या स्टेप सेल, जो आपको नाम याद रह जाए। स्टेप सेल, इमेच्योर सेल, जुवेनाइल स्टेज एक ही चीज है। और उससे फिर आपके फर्दर ये इयोसिनोफिल आ गया, ये न्यूट्रोफिल आ गया, ये बेसोफिल आ गया। दोबारा, ठीक है, ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस दोबारा, जो आपको स्लाइड अच्छी लगे, खास तौर पे इन दोनों के अंदर, ये और ये, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड मैंने ओवरऑल आपको समरी बताने के लिए कि ल्यूकोपोइसिस, इसमें स्टेजेस जरा गड़बड़ है, और इसमें शुरू में वो कह रहे हैं कि इयोसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट, हालांकि ऐसा नहीं है। पहले माइलोब्लास्ट कॉमन ही होता है सबका, इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इयोसिनोफिल बनने जा रहा है, ये बेसोफिल बनने जा रहा है, ये न्यूट्रोफिल बनने जा रहा है। अच्छा जी, ग्रेनुलोसाइट की डेवलपमेंट कहां से हुई है, जहां से सबकी हो रही है, प्लूरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल, फिर वहां से माइलाइट स्टेम सेल निकलता है, माइलाइट स्टेम सेल से क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट बनते हैं। जो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स है उससे आपके मोनोसाइट बनेंगे, ठीक है, और जो क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स है उससे आपकी ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस होगी और आपके तीनों ग्रेनुलोसाइट बन जाएंगे। सबसे पहले बनेंगे माइलोब्लास्ट, फिर बनेगा प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, और फिर जुवेनाइल, बैंड स्टेज और स्टेप सेल्स, जो आपको याद रह जाए, इमेच्योर स्टेज, फिर आपकी मैच्योर स्टेज आएगी। मैच्योर में फिर इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल प्रॉपर अपना वो मैच्योर हो जाएगा।
इसी तरह डायग्राम में भी देख लो, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, ठीक है, फिर आएगा मेटामाइलोसाइट, फिर ये बैंड स्टेज आ गई, ठीक है, और बैंड स्टेज के बाद आपका ये इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल आ गया। आप इन स्टेजेस को थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे जैसा एरिथ्रोपोइसिस किया। यहाँ आपको नाम और इतना ही काफी है कि कहाँ आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, कहाँ उसमें ग्रेन्यूल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और आप उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो, ठीक है। जहां वो उसके साइटोप्लाज्म डाई रिटेन करना शुरू कर देता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो। और कौन सी स्टेज है जिसपे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इन स्टेजेस का नाम, ठीक है। माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, जुवेनाइल स्टेज और बैंड स्टेज और स्टेल्स भी उनको कहते हैं, इमेच्योर सेल्स भी कहते हैं, और फिर छठी स्टेज है मैच्योर। वन बाय वन सबसे पहले है आपका माइलोब्लास्ट, जो कि कॉमन है। ये 10 to 12 माइक्रोन का होता है, लार्ज ओवर राउंड फाइन क्रोमेटिन 2 to 5 न्यूक्लियोलाइस के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म भी बेसोफिलिक होता है, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, कोई ग्रेन्यूल्स अभी तक नहीं बने। एक मूवमेंट ये शो करता है, लेकिन ये कोई फेगोसाइटोसिस नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें अभी ग्रेन्यूल्स ही नहीं है जिन्होंने बैक्टीरिया को खत्म करना है, ठीक है। ये है आपकी माइलोब्लास्ट, पहली स्टेज, ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस की पहली स्टेज माइलोब्लास्ट। दूसरी स्टेज प्रोमाइलोसाइट, स्लाइटली लार्जर सेल्स, न्यूक्लियस स्मॉल, ओवल, एक्सेंट्रिक, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स अपीयर। बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स आना शुरू हो गए। दीज आर लिसोसोमल कंटेन एंजाइम्स भी इसमें होते हैं, फॉस्फेटेज, पेरोक्सीडेज, लाइसोजाइम, हाइड्रोलेज और माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है। ये एंजाइम्स भी आ गए, और इसमें एंजाइम्स आ गए उसका मतलब है इसमें कुछ फेगोसाइटिक प्रॉपर्टीज भी आएंगी, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर फेगोसाइट अभी नहीं बना। फिर है माइलोसाइट, डिक्रीज इन साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होगा, और साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे। स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स का मतलब है कौन से ग्रेन्यूल्स आपके इयोसिनोफिल में होते हैं, कौन से बेसोफिल में होते हैं, कौन से न्यूट्रोफिल में होते हैं। तो यहां पे आप उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर लोगे। ये वो स्टेज है जिसपे आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इट कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। फिर आ जाती है मेटामाइलोसाइट, न्यूक्लियस स्मॉल हो जाएगा और हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस होगा, अमीबा की तरह ये मूव करेंगे, अमीबाइड मूवमेंट इनमें होगी, ठीक है, और फर्दर माइटोसिस रुक जाएगी, फर्दर डिवीजन न्यूक्लियस की नहीं होगी। मेटामाइलोसाइट वो स्टेज है जहां पे फर्दर माइटोसिस नहीं होती। और कौन सी स्टेज है इस पे वो अमीबा की तरह मूव करना शुरू कर देते हैं, पहले वो सेल की तरह मूव कर रहे थे, वो है आपकी मेटामाइलोसाइट। इसमें से एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने जो रेड में किए हैं वो एमसीक्यू हैं। फिर आपका सेगमेंटेड या मैच्योर न्यूट्रोफिल होगा। न्यूक्लियस बिकम मल्टी, अगर तो वो मल्टी लोब्ड हो गया तो वो क्या है, न्यूट्रोफिल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ड्यू टू मैच्योरेशन, एंड मैच्योरेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, इन सर्कुलेशन नो मैच्योरेशन टेक प्लेस। ये भी एमसीक्यू है कि क्या सर्कुलेशन में भी आपके ग्रेनुलोसाइट मैच्योर होंगे, तो नहीं होंगे। ये आपके बोन मैरो से मैच्योर होके सर्कुलेशन में एंटर होंगे, ये बात याद रखना। सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइट ऐसे हैं आपके ग्रेनुलोसाइट जो कि लार्ज होते हैं और सर्कुलेशन के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, उनमें सर्कुलेशन में चेंज आती है, बाकी किसी सेल्स में चेंज नहीं आती। ये स्टेजेस समझ आ गई कि कोई नहीं आई? रट्टा है, ठीक है। ये समझ के अगर आप लोग रट्टा लगाओगे तो कंसेप्ट थोड़ा सा बन जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अभी मैं एंड पे बताऊंगा कि कंक्लूजन क्या है जो कि आपको रिटेन रखने वाली चीजें हैं। ये आप डायग्राम में भी दिखा रहे हैं कि ये बेसिकली आपकी एरिथ्रोपोइसिस है जो कि बोन मैरो के अंदर हो रही है। ये बोन मैरो दिखाया हुआ है कि ये स्टेम सेल से आपके ये माइलाइट स्टेम सेल्स या प्रोरिथ्रोब्लास्ट आ रहा है और ये स्टेजेस हो रही हैं, ये न्यूक्लियस इसमें से निकल रहा है और ये मैच्योर होके सर्कुलेशन आपके आरबीसीज आ रहे हैं।
ठीक है, ये एरिथ्रोपोइसिस है। अब हमने किया आपकी न्यूट्रोफिल की, यानी कि ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस है। ये स्टेम सेल जिससे आपका माइलोब्लास्ट आया, माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट से माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, फिर जुवेनाइल स्टेज, ठीक है, और जुवेनाइल स्टेज से फिर ये मैच्योर होके आप सर्कुलेशन में एंटर हो गए। ये ग्रेनुलोसाइट में से उन्होंने न्यूट्रोफिल की एग्जांपल आपको समझाई हुई है। ये आपकी जो डायग्राम है ये मेगा कैरियोसाइट्स है। मेगा कैरियोसाइट्स आपके कहां से निकल रहे हैं, ये भी माइलाइट स्टेम सेल से, और माइलाइट कहां से निकल रहे हैं आपके प्लोरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल से, और मेगा कैरियोसाइट्स प्लेटलेट में कन्वर्ट होके प्लेटलेट आपके सर्कुलेशन में एंटर हो रही है। ठीक है जी, याद रखना। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ऑल ग्रेनुलोसाइट ड्राइव फ्रॉम माइलोब्लास्ट। पहला एमसीक्यू, कि सारे के सारे ग्रेनुलोसाइट का जो प्रिकर्सर सेल है, कॉमन सेल है, वो माइलोब्लास्ट है। माइलोब्लास्ट में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सा ग्रेनुलोसाइट बनेगा। माइलोसाइट इज द स्टेज वेयर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, जहां आप इन तीनों ग्रेनुलोसाइट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि योसिनोफिल कौन सा है, बेसोफिल कौन सा है, और न्यूट्रोफिल कौन सा है। द मैच्योरेशन प्रोसेस ऑफ ग्रेनुलोसाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब ग्रेनुलोसाइट्स मैच्योर कैसे होते हैं? जब उनमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, सिंस ऑफ एजेरोफिलिक स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस कंडेंस हो जाता है, ठीक है, फर्दर माइटोसिस नहीं होती, रुक जाती है, ठीक है, यानी कि मेटामाइलोसाइट वाली स्टेज है जहां पे माइटोसिस गई है, और अब जो आपका ग्रेनुलोसाइट है वो मैच्योर हो गया, उसमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स आ गए, न्यूक्लियस जितना कंडेंस होना हो गया, ठीक है। मैच्योर ग्रेनुलोसाइट लीव द मैरो देन एंटर द सर्कुलेशन, ठीक है। मैच्योर ग्रेनुलोसाइट जो है वो सर्कुलेशन में एंटर होंगे, इमैच्योर नहीं होते, ठीक है। ये भी एमसीक्यू है। ये आपके चारों पॉइंट्स हैं, ये चारों एमसीक्यू हैं, और यही कंक्लूजन है आपकी ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस की। फिर सर्कुलेशन के बाद वो कनेक्टिव टिश्यूज में चले जाते हैं, यहाँ किस बात हो रही है, कब जाएंगे वो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर? मैच्योर हो जाएंगे सर, टिश्यू मैक्रोफेजेस की सर्कुलेशन में आएंगे, जब इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, तो वो चले जाएंगे सर्कुलेशन से कनेक्टिव टिश्यू। किस तरह से जाएंगे? अपनी प्रॉपर्टी शो करते हुए, मार्जिनेशन, डायापिडेसिस, कीमोएक्सिस, और फिर उधर जाके वो टिश्यूज के अंदर जाके फेगोसाइटोसिस कर देंगे। इनमें डिटेल आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज की, या सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन सेल, ठीक है जी। ये कंक्लूजन आपको समझ आ गई? यस बड़ा होली सा यस कहा है। फैक्टर्स विच नेसेसरी फॉर ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर चाहिए? एक तो वही आपको उसके लिए फैक्टर चाहिए था एरिथ्रोपोइसिस के लिए, हेमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, जो कि आपके प्लोरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स की ग्रोथ करता रहे। दूसरा ल्यूकोपोइटिन, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का हार्मोन है, या प्रोटीन आप कह सकते हो, जो कि ल्यूकोपोइसिस को इनहांस करवाता है। तीसरा है क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, यानी कि क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट बने थे ना, ग्रेनुलोसाइट क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट बना था, मोनोसाइट क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट बना था, ठीक है। उनकी स्टिमुलेशन के लिए कोई चीज चाहिए होती है, उसको कहते हैं क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। अब ये ग्रेनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं, और मोनोसाइट सेक्रेटेड बाय मोनोसाइट एंडोथेलियल सेल्स। ये मोनोसाइट्स ही जब मैच्योर होते हैं वही ये फैक्टर सेक्रेट करते हैं, ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर सेक्रेटेड बाय मोनोसाइट एंडोथेलियल सेल्स, और टी लिम्फोसाइट भी कुछ सेक्रेट करते हैं। टी लिम्फोसाइट हेल्पर सेल्स जो लिम्फोकाइंस होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहते हैं। यानी कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, एक हिमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर जिसमें इंटरल्यूकन आते हैं, ये साइटोकाइंस की जो बात हम कर रहे थे, अभी आगे फर्दर भी आएगी उसकी डिटेल, ठीक है, जो इंड्यूस करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ प्लोरिपोटेंट हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स। और तीसरा फैक्टर है आपका ल्यूकोपोइटिन, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन था। तो इन तीनों फैक्टर्स आपको नाम आने चाहिए, और ये फैक्टर्स कहां से रिलीज होते हैं और क्या काम करते हैं,
ठीक है जी। लाइफ स्पैन ऑफ WBC जो है बेटा, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं which remain in circulation for 4 to 8 hours, enter into tissue and remain there for 4 to 5 days। यानी कि ग्रेनुलोसाइट का लाइफ स्पैन आवर्स में होता है और डेज में होता है, आवर्स में होता है और डेज में होता है, मंथ में नहीं होता। ये सर्कुलेशन से निकल के पहुंचते ही तब है जब वहां पे कोई इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन हो और वहां पे फेगोसाइटोसिस करते रहते हैं और उनमें 3-4 दिन लग जाते हैं। ठीक है। मोनोसाइट, मोनोसाइट जो होते हैं वो रिमेन फॉर 10 to 20 आवर्स इन ब्लड, फिर वो ब्लड के अंदर ही मैक्रोफेजेस बन जाते हैं और मैक्रोफेजेस जो टिश्यू में चले जाते हैं उनको टिश्यू मैक्रोफेजेस कहते हैं। और वो जो टिश्यू मैक्रोफेजेस है रिमेन देयर फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, जब तक कि वो अपना कोई काम ना कर ले। उनका काम क्या है? उनका काम है फेगोसाइटोसिस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे वो एक्ट करते हैं। तीसरे है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रीसर्कुलेट इन ब्लड थ्रू लिम्फेटिक सर्कुलेशन, इनकी प्री प्रोसेसिंग होती है और ये लिम्फोसाइट जो है वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है। लिव इन बॉडी फॉर वीक्स, मंथ और ईयर्स, यानी कि WBC का लाइफ स्पैन आप आवर्स से लेके मंथ ईयर्स तक लेके जाते हो, जबकि RBC सिर्फ 120 डेज तक जिंदा रहते हैं। लिम्फोसाइट्स की आगे आपको डिटेल बताऊंगा B और T जब हम लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे। चलिए जी, नंबर 1 न्यूट्रोफिल। यहां तक बेटा किसी को पूछना है तो पूछ लो, फिर हम न्यूट्रोफिल स्टार्ट करने लगे हैं 1 by 1। आज इंशाल्लाह न्यूट्रोफिल खत्म करेंगे। सर वो क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स दोबारा बता दें। क्या दोबारा बताऊं? 21 स्लाइड में हैं? सर 21 स्लाइड में क्लूनी आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी मुझे, ऐसे भी मुझे आवाज आनी भी नहीं चाहिए अगर सारा ही दोबारा बताना है तो। हाँ बोलो सर, क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दोबारा बस बता। बेटा, मैंने बताया कि 3 फैक्टर्स हैं। एक क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो कि क्लून पहले बनना है ना माइलेट स्टेम सेल्स, और माइलेट स्टेम सेल से क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनने हैं, तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए फैक्टर चाहिए होते हैं, उनको कहते हैं वो ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है। और वो कहां से सिक्रीट होते हैं? आपके मोनोसाइट से जब मैच्योर होते हैं उन्हीं से सिक्रीट है, एंडोथेलियल सेल से होते हैं। और टी लिम्फोसाइट की टाइप हेल्पर टी सेल से सिक्रीट होंगे। हेमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर जो है ये भी इंटरल्यूकन्स हैं। ठीक है, ये भी आपके सिक्रीट होते हैं आपके लिम्फोसाइट से। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करते हैं आपके प्लोरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स को। तीसरा मैंने फैक्टर बताया ल्यूकोपोइटिन। ठीक है, ये प्रोटीन है जो कि आपकी ल्यूकोपोइसिस को स्टिमुलेट करती है, सेम ऐसे ही जैसे एरिथ्रोपोइटिन कर रही थी। और फिर कंक्लूजन, किसी को ल्यूकोपोइसिस की समझ ना आई हो? सबको समझ आ गई है? यस सर। यस सर। ल्यूकोपोइसिस, उसमें हमने कंक्लूजन के पॉइंट जो 4-5 निकाले वो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इसके और भी आप पॉइंट निकालते हो ताकि आपको ये पॉइंट याद रह जाए, तो आप उसमें करते हो कि माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, और फिर आपकी जुवेनाइल, बैंड और स्टैब सेल स्टेज जो है इमेच्योर, फिर उसके बाद छठी स्टेज है मैच्योर। कहां आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? माइलोसाइट स्टेज पे। ठीक है, और माइलोब्लास्ट वो स्टेज है जिस सारे ग्रेनुलोसाइट ड्राइव हो रहे हैं। और मैच्योर क्या होता है? जब न्यूक्लियर कंडेंसेशन रुक जाती है, फर्दर कंडेंसेशन नहीं होती, या उनमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स आ जाते और वो अमीबा की तरह मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये बोन मैरो से इमेच्योर कभी भी रिलीव नहीं होते, रिलीज। ठीक है, RBCs तो 1% तक वो रहते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुलोसाइट्स, लेकिन ये नहीं होते। फिर लाइफ स्पैन की हमने बात की और फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात की। अब हम करेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो साइज है हमने बात कर ली, 10 to 14 माइक्रोन होता है। और इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो एसिडिक और बेसिक डायट दोनों को रिटेन करता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। और इसका कलर जो है वो ब्लूइश पर्पलिश सा होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को ये न्यूट्रल है।
50 to 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स ये होते हैं, लेस देन 50% को न्यूट्रोपिनिया कहते हैं, मोर देन 75% को आप न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अब इसके साइटोप्लाज्म में जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं वो दो तरह के हैं, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कभी 1 नंबर या 2 नंबर में आप पूछा जा सकता है ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल। क्या आगे वालों के इतने ग्रेन्यूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि जी ये चीजें निकलती हैं और उसके फंक्शन बताए हैं। इसमें जरा ग्रेन्यूल्स के अंदर मैंने बताया है कि ये ग्रेन्यूल्स में से क्या क्या चीजें निकलती हैं और ये कैसे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स विच स्टेन बाय एसिडिक एज वेल एज एसिडिक डाई, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल होते हैं, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को बेसिकली लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, इसमें एंजाइम्स लाइसोसोम वाले होते हैं, ठीक है जी। दीज ग्रेन्यूल्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। अब अक्सर हम कहते हैं कि जी प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये ज्यादा होंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल हैं। लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स भी इनको कहते हैं और ये कम नंबर में हैं, ज्यादा नंबर में नहीं होते। ज्यादा नंबर में आपके सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है माइलोपेरोक्सीडेज। माइलोपेरोक्सीडेज ये यूक्यू है एमसीक्यू के हवाले से, कई दफा ये एमसीक्यू आता है और ये हम लोगों के भी सेटअप में हम लोग देते हैं कि माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो कौन से सेल में होता है, न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल के कौन से ग्रेन्यूल्स में, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स में, जिसको लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स भी कहते हो। ये क्या काम करता है, ये HCl प्रोड्यूस करता है और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। दूसरा एंजाइम जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स में होता है वो है हाई एसिड हाइड्रोलेज, जो कि डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया। ये ऑलरेडी एसिड है, ये उसको तोड़ेगा और डाइजेस्ट कर लेगा। तीसरा पॉलीपेप्टाइड डिफेंसिन। पॉलीपेप्टाइड डिफेंसिन बेसिकली प्रोटीन्स हैं और इनकी एंटी माइक्रोबियल, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, उसके एंटी ये काम करता है, ठीक है, और एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल एजेंट उसको ये खत्म कर देता है। अब ये ग्रेन्यूल्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जब बैक्टीरिया बॉडी में आता है, कैसे आता है जी? फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बैक्टीरिया आ गया, आपके न्यूट्रोफिल वहां पहुंच गए। न्यूट्रोफिल वहां पे कैसे पहुंचे, दोबारा बार बार बताऊंगा। कैसे पहुंचे? सेलुलर इवेंट क्या हुआ? माइलिनेशन, डायापिडेस, कीमोटैक्सिस, ठीक है, और वहां जाके इन्होंने फेगोसाइटोसिस कर ली। अब बैक्टीरिया इज फेगोसाइट बाय न्यूट्रोफिल। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स एंजाइम्स, ठीक है, which remain in neutrophil and kill this bacteria। कौन कौन से एंजाइम रिलीज किए प्राइमरी ग्रेन्यूल से? माइलोपेरोक्सीडेज, एसिड हाइड्रोलेज एंड पॉलीपेप्टाइड डिफेंसिन, ठीक है जी। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से एंजाइम हैं और कब रिलीज वो होते हैं। ठीक है सर, समझ आ गई? आगे तो यस सर। चलें चलें सर, काम खत्म करें ये वाला कि चलो? नहीं सर, आ रही है सर। अच्छा, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, और ये अंदर भी डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि लैक्टोफेरन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, B12 बाइंडिंग प्रोटीन, और वो सब्सटेंस हैं फैसिलिटेट करते हैं कीमोटैक्सिस को। ये यहाँ पे यूक्यू है। ऊपर वाली चीजें तो लैक्टोफेरन, B12 बाइंडिंग प्रोटीन, ये तो जब हम करेंगे तो करेंगे। यहाँ क्योंकि हम देख रहे हैं इसके फंक्शन को, फंक्शन मेन इसका है फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस करने के लिए एक सेलुलर इवेंट इंपॉर्टेंट है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में जो फैसिलिटेट कर रहे हैं ग्रेन्यूल्स वो कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, तो वो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें वो सब्सटेंस हैं जो कीमोटैक्सिस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर भी, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स के अंदर भी पावर है कि वो बैक्टीरिया खत्म कर दे बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड। और दूसरी इसमें ऐसे सब्सटेंस है
जो कीमोटैक्सिस में रोल प्ले कर रहे हैं। न्यूक्लियस का मल्टी लोब्ड होता है 1 to 5, ओल्डेस्ट सेल 5 और मोर लोब। समझ आ गई? यही बात हम पहले कर रहे थे। लोब्स कनेक्टेड विद वन अनदर बाय क्रोमेटिन थ्रेड, एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड। काउंटिंग द नंबर ऑफ लोब्स एंड ग्रुपिंग देम इज कॉल्ड आर्निथ काउंट। आर्निथ काउंट NEATH है, ठीक है, आर्निथ काउंट, यहाँ स्पेलिंग ए है शायद इसके अंदर। आर्निथ काउंट एक्टिव मोबाइल एंड शो अमीबाइड मूवमेंट, ठीक है। श्योर ये हम बात कर चुके हैं, न्यूट्रोफिल अमीबा की तरह मूव करेंगे मोबाइल के, तभी तो वो वहां पहुंचेंगे और वो वहां पे फेगोसाइटोसिस करेंगे। इनमें दो तरह के ग्रेन्यूल्स होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो माइलोपेरोक्सीडेज है, एसिड हाइड्रोलेज है और पॉलीपेप्टाइड डिफेंसिन है। माइलोपेरोक्सीडेज HCl सिक्रीट करके उसको खत्म करते हैं, एसिड हाइड्रोलेज में भी एंटीमाइक्रोबियल पावर है, पॉलीपेप्टाइड डिफेंसिन में भी है, ठीक है। और ये ग्रेन्यूल्स कब काम करते हैं? जब वो वहां पे पहुंच जाते हैं। किस तरह से पहुंचते हैं? जब भी कोई इन्फेक्शन एडमिशन होती है तो ये सेलुलर इवेंट्स होते हैं, या ये अपनी प्रॉपर्टीज सारी शो करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली है मार्जिनेशन, दूसरी है डायापिडेसिस, तीसरी है कीमोटैक्सिस और चौथी है फेगोसाइटोसिस। कीमोटैक्सिस में सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स से सब्सटेंस निकलते हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड भी है जो किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है और जो लोब है वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो एज बताते हैं और उसकी मैच्योरिटी बताते हैं। काउंटिंग लोब्स को काउंट करना और उनको ग्रुप करने को आप आर्निथ काउंट कहते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रोफिल। सबसे पहली प्रॉपर्टी अमीबाइड मूवमेंट, रिमेन इन सर्कुलेशन फॉर 6 to 8 hours एंड देन पास टू दे शो अमीबाइड मूवमेंट। दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी मार्जिनेशन एंड डायापिडेसिस। मार्जिनेशन एंड डायापिडेसिस, ठीक है। दे शो मार्जिनेशन एंड डायापिडेसिस, लाइन अप अलोंग द कैपिलरी वॉल विच इज नोन एज मार्जिनेशन। लाइन अप अलोंग द कैपिलरी वॉल विच इज नोन एज मार्जिनेशन and squeeze through pores between adjacent endothelial cells, and this process of squeezing is known as diapedesis. Squeeze, अगर diapedesis की definition आ जाए तो squeeze through pores between, लिखना है आपने न्यूट्रोफिल squeeze through pores between adjacent endothelial cells, and this process of squeezing is known as diapedesis. Neutrophil squeeze through pores between adjacent endothelial cells, okay, and this process is known as diapedesis. क्या ना, neutrophil lined up along the capillary wall and this process is known as margination. तीसरा है, चौथा है पॉइंट, दे शो कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर, यानी कि उस सोर्स की तरफ मूव कर जहां से कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज हो रहे हैं। कीमोटैक्टिक फैक्टर कहां से रिलीज होंगे? ये जहां पे इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन चल रही है वहां से रिलीज होंगे। और हमारी बॉडी के अंदर भी वैसे कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं वो एक्ट करती हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पे। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स इंक्लूड बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया अटैक किया उससे जो टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं वो भी एक्ट करते हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर, और वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ न्यूट्रोफिल्स को। एंड डीजेनरेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम इन्फ्लेम्ड टिश्यू, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, इन्फेक्शन चल रही है, बैक्टीरिया ने अटैक किया है, वहां से कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज होते हैं जिनको आप कीमोटैक्टिक फैक्टर कहते हो। वो जाके न्यूट्रोफिल को बुलाते हैं कि आए, और फिर न्यूट्रोफिल उस सोर्स की तरफ मूव करते हैं जहां से वो कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज हो रहे हैं। इस प्रोसेस को कीमोटैक्सिस बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी कीमोटैक्टिक फैक्टर होते हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C5a इज इंपॉर्टेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर। ये जब मैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा लिम्फोसाइट के अंदर तो उसमें ये बात आएगी कि C5a और एक C5b होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं। C5 इज वेरी इंपॉर्टेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर। न्यूट्रोफिल रीच एट द साइट ऑफ इंफेक्शन एंड स्टार्ट फेगोसाइटोसिस, ठीक है।
phagocytose this organism which cause infection. It can phagocyte 5 to 25 बैक्टीरिया. एक न्यूट्रोफिल 5 से लेके 25 बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है, उसको फेगोसाइटोसिस कर सकता है. आफ्टर दे डाई एंड कॉल्ड पस सेल. उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, उनको पस सेल कहते हैं. जब ये अटैक करता है न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल से कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिनको पायरोजेंस कहते हैं. और ये जो पायरोजेंस होते हैं यही फीवर कॉज करते हैं. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा एक्शन इन्फ्लेमेशन की कोई रिपोर्ट होती है तो उसमें न्यूट्रोफिलिया होता है, ल्यूकोसाइट काउंट बड़े हुए होते हैं, न्यूट्रोफिलिया हुआ होता है. तो उसकी रीजन यही है कि न्यूट्रोफिल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अटैक हो रहे हैं. और न्यूट्रोफिल जब अटैक कर रहे हैं तो उनमें से सब्सटेंस निकल रहे हैं पायरोजन, और इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो गया. वो इन्फेक्शन की वजह से फीवर नहीं हुआ, वो न्यूट्रोफिल के अटैक की वजह से आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जो है वो कवर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पायरोजन निकले और फीवर स्टार्ट हो गया. फीवर की इंशाल्लाह पैथोफिजियोलॉजी आगे जाके हम पढ़ते हैं फर्दर, और इसमें क्या चीजें होती हैं, कौन सा इंटरल्यूकन काम करता है. जी यहाँ पे ये बात याद रखना, किसी को इसमें से कुछ पूछना हो तो मजीद मैं ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझ आ जाएगी. ये आपके कैपिलरीज दिखाई है, इनमें ब्लड के अंदर ये आपके सेल्स घेर रहे हैं. यहां पे इंफेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, यहां से कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज हुए. ये आपके जगह जगह कीमोटैक्टिक फैक्टर आपके जा रहे हैं कैपिलरीज की तरफ. कैपिलरीज की तरफ मैसेज इन्होंने पहुंचाया और वहां पे मार्जिनेशन स्टार्ट हो गई. मार्जिनेशन, ये लाइन अप हो गए हैं सारे सेल, लाइन अप होके इन पोर्स के थ्रू ये बाहर निकलना शुरू हो गए. इस पोर्स के थ्रू जो बाहर निकले हैं इसको डायापिडिसिस कहते हैं. फिर ये कीमोटैक्टिक फैक्टर जहां से सोर्स से वो रिलीज हो रहे हैं, इस कीमोटैक्टिक फैक्टर की तरफ मूव करके जा रहे हैं. इस प्रोसेस को कीमोटैक्सिस कहते हैं. और किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, अमीबाइड मूवमेंट. ठीक है, जब वो यहां पहुंचेंगे तो ये यहां वो फेगोसाइटोसिस कर देंगे. कीमोटैक्टिक फैक्टर कैसे रिलीज होते हैं, आपके इन्फ्लेम टिश्यू के डीजेनरेटिव प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी हो सकती हैं. और तीसरे कीमोटैक्टिक फैक्टर आपकी बॉडी में भी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C5a. एक न्यूट्रोफिल 5 से 25 बैक्टीरिया को फेगोसाइट करता है और फिर वो मर जाता है, और डेड न्यूट्रोफिल को पस सेल कहते हैं. उसके अलावा न्यूट्रोफिल पायरोजन रिलीज करता है, और पायरोजेंस जो है वो फीवर कॉज करते हैं. उसके अलावा मैंने न्यूट्रोफिल्स के ग्रेन्यूल आपको बताए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, वो जो कि फेगोसाइटोसिस में उनका रोल है. ठीक है जी. और प्राइमरी के अंदर मैंने आपको एंजाइम्स बताए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइलोपेरोक्सीडेज. यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो न्यूट्रोफिल की प्रॉपर्टीज के बारे में और सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में. नो सर. नो सर. चलो गुड हो गया जी. चलेंगे अब फेगोसाइटोसिस. सबसे पहले फेगोसाइटोसिस प्रमोट कौन करता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको कॉज करते हैं. एक तो सरफेस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट, और ऑक्सोनाइजेशन. ये फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रमोट करते हैं, फेगोसाइटोसिस में आसान पैदा करते हैं. यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर प्रोटीन कोट कोई नहीं है, एब्सेंट है. ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया उसके ऊपर वो एब्सेंट है, उसकी सरफेस रफ है. और तीसरी है ऑप्सोनाइजेशन. ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन, when microorganism enter the body, immune system produce antibody. जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ, आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की. ठीक है, उस एंटीबॉडी को कहते हैं ऑप्सोनिन. क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी कोटिंग कर देगी उस बैक्टीरिया के अराउंड, और बैक्टीरिया आसानी से खाया जाएगा, न्यूट्रोफिल उसको आसानी से इनगल्फ कर लेगा. इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन. ठीक है, जो एंटीबॉडी के करती है वो कहलाती है ऑप्सोनिन,
और यूजुअली जो एंटीबॉडी करती है वो IgG होती है। ठीक है जी। ऑप्सोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया बिकम टेस्टी टू इनगल्फ। ठीक है, फॉर न्यूट्रोफिल। और ये टेस्टी टू इनगल्फ कौन बना रहा है? ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। उस एंटीबॉडी को जो कि प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन कर रहा है, जो कि बैक्टीरिया के इर्द गिर्द कोट बना रहा है, उसको आसानी पैदा करने में कि आराम से उसको खाया जाए, तो उसको कहते हैं ऑप्सोनिन, और वो यूजुअली IgG होती है। Before ingestion, certain bactericidal substances are produced in neutrophil. They first kill bacteria to make their ingestion easy. ये हम पहले बात कर चुके हैं कि न्यूट्रोफिल से कुछ सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं जो कि बैक्टीरियल सिडल हैं, और वो उसको पहले खत्म करते हैं और ताकि वो आसानी से इंजेस्ट हो सके। जी बेटा। सर इसमें जो ये रफ सरफेस वगैरह होगी ये बैक्टीरिया की होगी, फेगोसाइटोसिस में जो हेल्प करेगी। ठीक, बैक्टीरिया ठीक। और उसके अराउंड प्रोटीन कोट नहीं होगी। तीसरी है ऑप्सोनाइजेशन। अगर ये दोनों चीजें होंगी भी तो उसके इर्द गिर्द आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, ऐसी कोटिंग कर देगा कि वो आसानी से खाया जाए। अल्लाह ताला ने काफी चीजें रखी हुई हैं, और उन चीजों में सब कुछ क्रॉस होता है तो फिर जो है बंदा बीमार होता है और पैथोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं। When microorganism enter the body, immune system produce antibody। ठीक है, ये आपको पहले ही पता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, और जो एंटीबॉडी ऑप्सोनिन के तौर पे एक्ट करती है वो यूजुअली IgG होती है। और ऑप्सोनिन का काम क्या है? ये कोट करती है सरफेस ऑफ बैक्टीरिया को, सो दैट दे बिकम टेस्टी टू बी इनगल्फ। उसके अलावा इंजेक्शन की आसानी के लिए न्यूट्रोफिल से भी कुछ बैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं जो उसको पहले किल करते हैं ताकि वो आसानी से इनगल्फ हो सके। फेगोसाइटोसिस के स्टेप्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, मजीद मैं यहां पे आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो जी है कीमोटैक्सिस एंड एडेरेंस ऑफ माइक्रोब फेगोसाइट। पहला स्टेप ये पढ़ा जा रहा है, कीमोटैक्सिस एंड एडेरेंस ऑफ माइक्रोब टू फेगोसाइट। अदरवाइज आपने सेल के चैप्टर में ये पढ़ चुके हो आप फेगोसाइटोसिस, लेकिन ये दोबारा बता रहा हूं, कीमोटैक्सिस एंड एडेरेंस ऑफ माइक्रोब टू फेगोसाइट। फिर इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब बाय फेगोसाइट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको इंजेस्ट कर लिया। जैसे इंजेस्ट उधर फेगोसोम बन गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम। फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम। अब फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम कैसे बना? सबसे पहले तो कीमोटैक्सिस हुई, वहां न्यूट्रोफिल आया। न्यूट्रोफिल आके जो भी आपका ऑर्गेनिज्म आया था उसको उसने फेगोसाइट किया, उसके साथ जुड़ा। ठीक है, और फेगोसाइट के आसानी के लिए ऑप्सोनाइजेशन हो रही है, एब्सेंट ऑफ कोटिंग है, ड्राफ्ट सरफेस है। ठीक है, तो उसके साथ जैसे ही जुड़ा उसकी इंजेक्शन हुई। इंजेक्शन हुई तो ऑर्गेनिज्म अंदर गया, वो फेगोसोम बन गया। ठीक है जी, फ्यूजन ऑफ दिस फेगोसोम विद द लाइसोसोम। अब सेल की तरह आपको पता है लाइसोसोम भी है। ठीक है, तो लाइसोसोम के साथ वो अटैच हो गया, तो एक और बन गया जिसको आप कहते हो फेगोलाइसोम, या इसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव वेसिकल, क्योंकि यहाँ आप प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होनी है। ग्रेन्यूल से एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो एंजाइम्स इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव वेसिकल भी कहते हैं। फेगोलाइसोम का ही दूसरा नाम डाइजेस्टिव वेसिकल है। तो पहला स्टेप क्या था कि कीमोटैक्सिस और एडेरेंस ऑफ दिस माइक्रोब विद न्यूट्रोफिल। फिर इंजेक्शन हुई, इंजेक्शन के बाद फेगोसोम बना सेल के अंदर आगे। ये फेगोसोम या फेगोसिटिक वेसिकल जो है, लाइसोसोम जो आपके सेल के अंदर है उसके साथ लगा, तो क्या हुआ? फेगोलाइसोसोम बन गया। फेगोलाइसोसोम का दूसरा नाम डाइजेस्टिव वेसिकल भी है, क्योंकि इसमें प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होनी है। सारे जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम में, जैसे आपने अभी पढ़ा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, लाइपेजेस हैं, एसिहाइड्रोलेज हैं, माइलोपेरोक्सीडेज हैं। ठीक है, सेकेंडरी जो आपके ग्रेन्यूल थे उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी था। ठीक है, तो ये इस सारों को खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद ये रेसिडुअल बॉडी पर बन गई। ठीक है, डाइजेशन ऑफ इंजेक्टेड माइक्रोब बाय एंजाइम्स, फिर फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल बॉडी व्हिच कंटेन इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, और फिर इसको एक्सोसाइटोसिस हो गई। रेसिडुअल बॉडी की या वेस्ट मटेरियल की एक्सोसाइटोसिस हो गई। ये फेगोसाइटोसिस है। ठीक है जी,
किसी ने आपके 7 स्टेप याद कर लो, यहां मैंने जस्ट इन स्टेप्स में से पॉइंट निकाल के लिखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम, इससे पहले 2 स्टेप है। फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेसिकल, फेगोसोम के बाद जब लाइसोसोम इसके साथ लगेगा तो डाइजेस्टिव वेसिकल बनेगा, जिसको फेगोलाइसोसोम कहेंगे। इसमें एंजाइम्स रिलीज होंगे, डाइजेशन होगी, तोड़फोड़ होगी, ठीक है। उसके बाद रेसिडुअल या वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सोसाइटोसिस से रिमूवल हो जाएगी, ठीक है जी। फिर ये एक समरी फेगोसाइटोसिस की, रिकॉग्निशन यानी कि कीमोटैक्सिस वहां पे हुई, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया बैक्टीरिया को। अटैचमेंट एंड बाइंडिंग, सीडोपोडिया अराउंड जिसने इंजेक्शन की, ठीक है। न्यूट्रोफिल इंजेस्ट 20 बैक्टीरिया, वेयर एज मैक्रोफेजेस अप टू 100, यानी कि न्यूट्रोफिल 5 से 25 बैक्टीरिया खत्म कर सकता है और मैक्रोफेजेस 100 बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस कर सकता है, ठीक है। ये एमसीक्यू है। फेगोसिलिकल बना जिसको फेगोसोम कहा, फिर फेगोलाइसोसोम बना जिसको आपने डाइजेस्टिव वेसिकल भी कहा, जिसमें लाइसोसोम ने डाइजेशन की, लाइसोसोमल एंजाइम्स ने, ठीक है। फिर लिपोसाइट कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन इन्वेडर एंड डेड सेल्स और इजेक्टेड एज पस, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हुआ वो एज अ पस के तौर पे होगा, ठीक है। ये इसकी समरी है। बेटा यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? नो सर। चले, रोल ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन हमने बात कर ली है कि न्यूट्रोफिल आर एक्टिव इन ब्लड, मोनोसाइट बिकम मैक्रोफेजेस एंड नाउ एक्टिव इन टिश्यू। न्यूट्रोफिल तो पहले ब्लड में ही आपके मिच्योर हो जाते हैं, मिच्योर होके आते हैं और वो एक्टिव इंतजार में होते हैं कभी भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आए और हम वहां पहुंचे। वेयर मैक्रोफेजेस पहले ही टिश्यू में बैठे हुए हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही देंगे, पहले वही फेगोसाइटोसिस करेंगे, साथ ही फिर न्यूट्रोफिल भी उतनी देर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस, मार्जिनेशन, डायाबिटिस, अमीबाइड मूवमेंट और फिर एंड पे फेगोसाइटोसिस। ये सॉरी कीमोटैक्सिस जो है ना, ये इधर आना चाहिए, सबसे पहले मार्जिनेशन होता है, इसको करेक्ट करो। इन कोई बात नहीं, अगर आपको पॉइंट्स समझ अब आ गई है तो वो मैं बाद में कर लूंगा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस, ये पूरी स्लाइड आपकी इस दफा के प्रॉफ में आई हुई थी, ठीक है। कि लाइन ऑफ डिफेंस लिखें जी, कितने लाइन ऑफ डिफेंस हैं और कौन कौन से सेल किस तरह वो करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस विद इन मिनट्स आपके टिश्यू मैक्रोफेज जो कि ऑलरेडी टिश्यू में बैठे हुए हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस विद इन फर्स्ट आवर आपके न्यूट्रोफिल भी वहां पहुंच जाएंगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि आपके मोनोसाइट सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, कुछ टाइम के बाद वो भी जाहिर बात है उन्हें 24 आवर्स के बाद उन्होंने भी मैक्रोफेजेस बन जाना है और मैक्रोफेजेस बन वही काम करेंगे। विद इन सेवरल डेज जब अगले मैक्रोफेज यूज हो जाएंगे तो उतनी देर तक वो जो मोनोसाइट्स है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे आपके सेल गिने जाते हैं। फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस आपके बोन के अंदर जब सारे सेल खत्म हो जाएंगे तो आपके बोन में अंदर भी तो सेल बनना शुरू हो जाएंगे ना, ग्रेनोसाइट, मोनोसाइट, क्योंकि अगले सेल यूज हो रहे हैं तो आपके बोन मैरो तक भी मैसेज जाएगा। क्लोनी स्टिमुलेट फैक्टर स्टिमुलेट करेंगे, विद इन 3 और 4 डेज आपकी प्रोडक्ट और इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट की बोन मैरो में। फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट इन बोन मैरो। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? इन्विजन ऑफ मोनोसाइट देन इन टिश्यू बिकम मैक्रोफेजेस, ठीक है जी। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो तो नो सर। सर 11:30 इधर चले गए हैं सर जी, गए हैं सर। बेटा सर जी जी बताओ बेटा, बहुत सर सर करी जा रहे हो।
सर आप जवाब ही नहीं दे रहे थे ना। ये कल की सजा है सर, मैं ब्रेक भी नहीं दे रहा हूँ। बेटा ब्रेक इकट्ठे ले लेना बस 11:30 बजे, क्योंकि मैंने उधर वाइवा भी ले रहा हूँ, मैंने वो रोका हूँ, एक्सटर्नल 11:30 में भी बजे के जाना है, बाद तो मैं छुट्टी है। 11:30 बजे इकट्ठी ब्रेक दे दूंगा, 20 मिनट और। ओके सर। ठीक है सर। सर आप स्लाइड शेयर करेंगे ना? बेटा मैंने कल ही कर दी थी, यस सर कर दिए। यानी कि आप ग्रुप भी नहीं देखते हैं हमारा। सर मैंने कल कल ही कर दी थी, क्योंकि कल मैंने समरी बताई नहीं थी, सर, आज देखा मैंने था, समरी देखा था शुरू सर। किया। जो नालायक बच्चे कल प्रेजेंट नहीं थे उनकी वजह से आज मैंने दोबारा समरी भी बताई, उनकी वजह से दोबारा मैंने यूक्यूज भी बताए, और आज का दिन फिर मेरे 15-20 मिनट हुए थे। कल बैच ए थर्ड कल आप लोग, हाँ बैच ए था, थर्ड आया था। तो ये अब 20 मिनट और आके मैं आपको फारिग करने लगा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ठाक जी। अच्छा जी, अब आपको ये लाइन ऑफ डिफेंस मैंने जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये आपको इसी तरह पता होता है कि विद इन मिनट आपके टिश्यू मैक्रोफेज होते हैं, विद इन फर्स्ट आर न्यूट्रोफेज। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी विद इन सेवरल डेज आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी तैयार होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट सेकंड खत्म हो जाए तो यही मोनोसाइट फिर जाके मैक्रोफेजेस बनते हैं और ये काम अपना शुरू कर देते हैं। तीसरे चौथे जब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो आपकी बोन मैरो भी और आपके ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट बनाना शुरू कर देती है, जो कि वो सेल फिर बाद में लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने प्लीज इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब आ जाते हैं मीडिएशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय फेगोसिटिक सेक्रेटेड केमिकल्स के कुछ, ये जो आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं, आगे आप पढ़ोगे मोनोसाइट भी, मैक्रोफेजिस भी, लिम्फोसाइट्स भी, इवन जो आपके हेल्पर टी सेल्स हैं वो आपके लिम्फोकाइन क्रिएट करते हैं। तो कुछ केमिकल मीडिएटर सेक्रेट होते हैं एट द रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, उनको साइटोकाइंस कहते हैं। एक्टिवली उनको साइटोकाइंस कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोब स्टिमुलेट फेगोसाइट रिलीज मैनी केमिकल्स। जब ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो आपके जो सर्टन ये जो फेगोसाइट्स हैं, जो आप न्यूट्रोफिल्स हैं, जो आपके मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो सेक्रेट करते हैं कुछ केमिकल्स, उनको कहते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से है साइटोकाइंस। ऑल केमिकल अदर देन एंटीबॉडीज that leukocytes secrete are collectively called cytokines. एंटीबॉडी को साइटोकाइन नहीं कहते, बाकी जितने भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी चीजें सेक्रीट कर रही है उसको आप साइटोकाइंस का नाम दोगे। साइटोकाइंस की आगे फर्दर क्लासेस हैं, वो मैं आपको भी टेबल दिखाता हूं। मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड टाइप ऑफ टी सेल्स, उसमें आप यूजुअली हेल्पर टी सेल्स हैं, and some non-immune cells such as endothelial cells and fibroblasts secrete certain mediators which are called cytokines. कुछ साइटोकाइंस ऐसे हैं जो कि 2 या 3 सेल सेम के साइटोकाइन सेक्रेट कर रहे हैं। Some cytokines are secreted by more than one type of cell and some cytokines have multiple function. कुछ साइटोकाइंस का ऐसा है कि 3-4 साइटोकाइन के एक ही फंक्शन है और कुछ में है कि एक साइटोकाइन के मल्टीपल फंक्शन भी है। ठीक है जी, साइटोकाइंस की समझ आएगी क्या चीजें हैं, कहां से सक्रिय हो रहे हैं, किसके रिस्पॉन्स में सक्रिएट हो रहे हैं। दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज, साइटोकाइंस बेसिकली वो केमिकल्स हैं या वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में आप ल्यूकोसाइट से सक्रिएट होते हैं। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन मटेरियल, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और वो आपके सेल्स कुछ फेगोसाइटोसिस करते हैं, उसके साथ कुछ और केमिकल्स भी रिलीज करना शुरू करते हैं। ठीक है, जिसको साइटोकाइंस कहा जाता है। अब वो कहते हैं ये न्यूट्रोफिल भी सेक्रेट करते हैं, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट और टी सेल्स की टाइप हेल्पर टी सेल्स भी। ठीक है, और कुछ नॉन इम्यून सेल्स होते हैं जो कि ये सेक्रेट करते हैं। Some cytokines are secreted by more than one type of cell. For example, एक साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन 1 है, 2 है, वो 2-3 सेल भी सेक्रेट कर रहे हैं।
और एक साइटोकाइन का मल्टीपल फंक्शन भी हो सकते हैं और 3-4 साइटोकाइन का कॉमन फंक्शन भी हो सकता है। इसमें आप जितना आपको याद रह जाए, सारा रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये टेबल साइटोकाइन्स के नाम आपको आने चाहिए 3-4 के। मोस्ट कॉमन आपका इंटरल्यूकन है, बार बार इंटरल्यूकन 1, 2, 3, 4, 5 इनकी बात होगी बार बार आगे इम्यूनिटी में भी। इंटरफेरॉन की बात होगी, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर की बात होगी। ये 3 तो आपने याद रखने हैं साइटोकाइन्स। उसके अलावा भी साइटोकाइन्स होते हैं जिसमें प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, जिसमें डिफेंसिन होता है, जिसमें कीमोकाइनेज होता है। ठीक है, तो ये 3 पहले वाले आपने बिल्कुल भूलने नहीं। अब इंटरल्यूकन कहते हैं टी सेल्स भी सेक्रेट कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं, योसिनोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेजेस, सारे सेल्स ये सेक्रेट कर रहे हैं इंटरल्यूकन्स। इंटरफेरॉन आपके यूजुअली डब्ल्यूबीसीज और नेचुरल किलर सेल्स आपकी बॉडी में होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ये सेक्रेट करते हैं। ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स आपके मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, प्लेटलेट इन सेल्स से सेक्रेट होते हैं। ठीक है जी, बाकी भी सारे आपने पढ़ लेने इसी तरह से, लेकिन मैं इन 3 को ये भी लेके चलूंगा। कीमोकाइनेज क्योंकि ये कीमोटैक्सिस आते हैं, ठीक है, ये भी याद रख लेना। अब इंटरल्यूकन जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को, मैक्रोफेजेस को, नेचुरल किलर सेल्स को। अब अगर टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी के अंदर इनका रोल है। किस इम्यूनिटी में? सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली मैं फेगोसाइटोसिस से रिलेटेड नहीं बता रहा, ये मैं एंड पे टेबल लगाना चाह रहा था पहले, लेकिन क्योंकि साइटोकाइन्स की बार बार आनी थी इसलिए मैंने कोशिश की कि साइटोकाइन पहले बीच में आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है, नहीं तो वैसे ये एंड का टॉपिक है साइटोकाइन। एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स यानी कि सेलुलर इम्यूनिटी में रोल है। मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं यानी कि ये फेगोसाइटोसिस में भी इनका रोल है। और नेचुरल किलर सेल्स यानी कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर भी जो नेचुरल हमारे सेल्स हैं उनको भी ये एक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा ये ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स को, यानी कि ये आपके एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस में भी इनका रोल है। कीमोटैक्सिस करते हैं किसकी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, यानी कि उनके फंक्शन को इनहांस करने में भी इनका रोल है। और डिस्ट्रैक्ट करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को। आपको इनमें से कोई भी 1-2 फंक्शन याद है बेटा। साइटोकाइन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं डिफरेंट सेल्स से। ठीक है, इनकी 2-3 एग्जांपल कर लो, इंटरल्यूकन, इंटरफेरॉन, टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर और कीमोकाइनेज। इनकी कोर्स 2-2, 3-3 सेल याद रख लो, इनके 2-2 फंक्शन याद कर लो, क्योंकि ये फंक्शन इंटरल्यूकन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टी सेल मेडिएटेड, वहां पे इसकी बात आएगी, उधर से आपको ये याद रह जाएगा। इंटरफेरॉन आपको मैं इनेट इम्यूनिटी कराऊंगा, उसमें इसकी बात आएगी, आपको याद आएगी, क्योंकि ये इंटरफेरॉन भी एक्टिवेट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स को। ठीक है जी, ट्यूमर न्यूक्लियोटिंग फैक्टर, ठीक है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ये इनकी भी बात आगे आएगी। इनका फंक्शन यही है, एक्टिवेशन ऑफ जनरल इम्यून सिस्टम। उसके अलावा वेस्कुलर इफेक्ट जो आपके हो रहे हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, उनमें इनका रोल है। ठीक है, कॉज नेक्रोसिस ऑफ ट्यूमर, खुदा ना खास्ता किसी की बॉडी में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो ये उसको रोकते हैं। कीमोकाइनेज, ये कीमोटैक्सिस करवाते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये आपके हीमोस्टेसिस में इनका रोल है। डिफेंसिव का भी रोल इम्यून सिस्टम के अंदर है। कैथलिसिडिन का भी जो रोल है, ये एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है इन लंग्स के अंदर ये होती है। ठीक है, तो लिहाजा आपको जितने याद रह जाएं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको साइटोकाइन का पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, किसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, एंटीमाइक्रोबियल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गया तो उसके रिस्पॉन्स में ये रिलीज होंगे। 3-4 नाम याद कर लो और वो कहां से रिलीज होंगे, उनके 1-1, 2-2 फंक्शन ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप साथ साथ करोगे तो फंक्शन आपको याद होते जाएंगे। एट द एंड साइटोकाइंस के फंक्शन आपको याद हो जाएंगे 3-4 साइटोकाइंस के। फीडबैक कंट्रोल ऑफ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्स, यही बात होगी। द फैक्टर आर फॉर्म्ड बाय एक्टिवेटिंग मैक्रोफेजेस सेल्स इन एम टिश्यू। जब हुआ तो मैक्रोफेजेस ने सेक्रेट किया आपके साइटोकाइंस। कौन कौन से साइटोकाइंस? टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकन,
ये बेसिकली दोबारा, और ग्रेनुलोसाइट क्लोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर ये जाके क्या करेंगे, दोबारा आपके बोन में जाएंगे और वहां पे मैसेज देंगे विद इन 2 to 3 days, और ये और डेवलपमेंट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स की, मोनोसाइट्स की। ठीक है, ये बताएंगे कि बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, वो अगले मैक्रोफेज या मोनोसाइट और क्या नाम है न्यूट्रोफिल यूज हो रहे हैं, आप और बनाओ। और ये भी साइटोकाइंस का काम है जो कि आपके रिलीज हो रहे हैं एक्टिवेट मैक्रोफेज से, ठीक है, लिम्फोसाइट से। इन्फ्लेमेशन होती क्या है सर? जी सर, जो आपने प्रीवियस स्लाइड बताई है इसमें फीडबैक कंट्रोल का लिखा है, लेकिन फर्दर की फॉर्मेशन अगर बोन मैरो से कह रहे हैं तो फीड फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? फीड फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, फीडबैक ही होगा ना, फीडबैक मिल रही है ना, किसी ने बताया कि ये यूज हो रहा है सेल, अब और बनाओ, फिर कोई बताएगा यूज नहीं हो रहा, वो रुक जाएगा। ये फीडबैक कंट्रोल है, फीड फॉरवर्ड नहीं है, पहले से स्टोर नहीं है इंफॉर्मेशन कि ये यूज हो गया, होना है। किसी को इन्फेक्शन नहीं भी हुआ तो उसमें तो फिर नहीं होगा ना ये। चलें जी, इन्फ्लेमेशन क्या है यहाँ पे बेटा? इन्फ्लेमेशन में आप जस्ट सिर्फ उसके साइन, कॉजेज और उसके कुछ स्टेप्स बता दूंगा, लेकिन ये आप कभी भी आएगा नहीं पेपर में इन्फ्लेमेशन। ये जस्ट इस रेफरेंस से आपको आ सकता है, फेगोसिटोसिस, न्यूट्रोफिल की प्रॉपर्टीज के रेफरेंस से, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है पैथोलॉजिकल कंडीशन। ये आप पैथो में 3rd ईयर में पूरा चैप्टर है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का, उसमें जाके डिटेल पढ़ोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो गई सेलुलर इवेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की और बार बार वर्ड आ रहा है इन्फ्लेमेशन, तो आपको पता तो होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन हो ही क्या है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये 3-4 स्लाइड्स लिखी हैं आपके लिए, तो ये आपने पढ़ लेना है अच्छी तरह से, और वाइवा में क्योंकि पूछा जा सकता है। जब आप बार बार बात करोगे कि जी अगर इन्फ्लेम टिश्यू हुआ तो आपसे पूछेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन होती क्या है, क्या साइंस हैं, आप क्या क्या देखो पेशेंट में, क्या क्या वेस्कुलर इवेंट्स हैं। सेलुलर इवेंट तो आपने बता दिए, सेलुलर इवेंट्स तो वही थे, मार्जिनेशन, डायाबिटीज, प्रॉपर्टीज थी न्यूट्रोफिल की, तो क्या क्या इसके वेस्कुलर इवेंट्स क्या क्या होंगे। हालांकि पूछना सुलन उस एग्जामिनर को 1st ईयर एमबीबीएस से नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर पूछ लेते हैं अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए ना कि हमें पता, इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शन वेस्कुलर एंड सपोर्टिंग एलिमेंट ऑफ टिश्यू टू इंजरी। साइंस क्या क्या हो सकते हैं? साइंस रुबोर, क्लोर, क्लोर, टमोर और फंक्शनलिजा। बेसिकली रुबोर है रेडनेस, क्लोर होता है हीट, डलोर पेन, स्वेलिंग और फिर लॉस ऑफ फंक्शन। आपने साइंस इसी तरह से पैथो में भी आओगे और एग्जामिनर भी ये सुनना चाह रहा होता है, रुबोर, क्लोर, डलोर, टमोर और फंक्शनलिजा। आपकी आसानी के लिए लिया है कि जहां इन्फ्लेमेशन होगी वो रेड होगी जगह, हॉट होगी, वहां देखो पेन होगी, स्वेलिंग हुई होगी और वहां का फंक्शन खत्म हो जाएगा, उस एरिया का फंक्शन लॉस हो जाएगा। ठीक है जी, रुबोर, क्लोर, डलोर, टमोर और फंक्शनलिजा। रुबोर बेसिकली रेडनेस है, क्लोर आपका कैलोरीज, हीट, डलोर पेन है, टमोर आपका स्वेलिंग और फंक्शनलिजा फंक्शन। कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? कॉजेज मैकेनिकल ट्रॉमा, केमिकल इंजरी हो सकती है, रेडियल इंजरी हो सकती है, किसी की भी रिस्पॉन्स में आपके वेस्कुलर और सेलुलर एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है जी, इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ वेस्कुलर एंड सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, कि साइंस आपने करने, उसकी कॉजेज करनी है। इन्फ्लेमेशन, अब सेलुलर अगर कोई पूछे कि इन्फ्लेमेशन के सेलुलर इवेंट्स क्या हैं, तो सेलुलर इवेंट्स तो आपको अब आ जाने चाहिए, और वो आपका 1st ईयर एमबीबीएस का सिलेबस पार्ट है। सेलुलर इवेंट्स उसमें क्या है? उसमें आपकी मार्जिनेशन है, डायबिटीज है, कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस है। ठीक है, और वो यानी कि वो न्यूट्रोफिल के फंक्शन और न्यूट्रोफिल की प्रॉपर्टीज ही आपका सेलुलर इवेंट्स है।
साथ मैक्रोफेज का रोल है, मैक्रोफेज डायरेक्ट फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं टिश्यू के अंदर। ठीक है जी। अब दूसरा पार्ट था वेस्कुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी। वेसल्स कैसे रिस्पॉन्स करती हैं उस इंजरी के खिलाफ इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो सबसे पहले वेज़ोडाइलेशन, फिर है परमिबिलिटी इंक्रीज, परमिबिलिटी, परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फाइब्रिनोजिन क्लॉटिंग इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस, फाइब्रिनोजिन क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ जाएंगे। ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये हम बात पहले कर चुके हैं। रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, साइटोकाइंस रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और वो अपना काम शुरू कर देंगे, ये भी बात पहले हो चुकी है। जस्ट ये आपको इन्फ्लेमेशन बताने के लिए दोबारा मैंने थोड़ा इसको किया है ताकि आपसे वाइवा में पूछा जाए तो आपको पता हो। ये डायग्राम सही है कि ये ठीक है? चलें, जो आप मैं दोनों बता दूंगा, जो आपको पसंद लगे वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले इंजरी हुई, जैसे इंजरी हुई डैमेज टिश्यू रिलीज हिस्टामिन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया। जैसे इंजरी हुई, टिश्यू डैमेज हुआ, हिस्टामिन रिलीज हुई। हिस्टामिन क्या है? ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगी उस एरिया में। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? जाहिर बात है सेल्स वहां जल्दी पहुंचे। उसके अलावा हिस्टामिन कॉज कैपिलरीज टू लीक, रिलीज फेगोसाइट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि फाइब्रिनोजिन और आपके ये जो फेगोसाइट्स है न्यूट्रोफिल उस इन्फेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वहां पे ये फेगोसाइट्स पहुंचेंगे, ये इनगल्फ करेंगे बैक्टीरिया को, डेड सेल्स को, सेलुलर डिब्रेस को। फिर वहां पे प्लेटलेट मूव करेंगे, क्योंकि कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ गई है तो प्लेटलेट भी वहां पे मूव करना शुरू हो जाएंगे और वो उस वुंड एरिया को सील करके प्लेटलेट प्लग बनाना वहां पे शुरू कर दिए, जो कि आपने अगले चैप्टर में पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। जब आपको मैं प्लेटलेट बताऊंगा कि कैसे हीमोस्टेसिस होती है बॉडी की। ठीक है जी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के, जो कि वेसल आपकी करती है कि हिस्टामिन, ब्रेडिकाइन रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, एक तो वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, दूसरा कैपिलरी लीकेज बढ़ती है, परमिबिलिटी इंक्रीज होती है और आपके जो सेल्स हैं वहां मूव कर जाते हैं। वहां क्या आपके जो सेल न्यूट्रोफिल वहां पहुंचते हैं और फेगोसाइट कर लेते हैं। उसके अलावा प्लेटलेट्स वहां पे पहुंचते हैं जो कि उस वुंड को सील करते हैं ताकि ब्लीडिंग भी रुक जाए। फिर ये भी डायग्राम उसी तरह है। ये भी वही बताया गया है, ब्रेक इन द स्किन इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया विच इंट्रोड्यूस एट द वुंड साइट। बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंचे, जैसे ही इंजरी बैक्टीरिया वहां पे रिप्रोड्यूस करना शुरू हो गया, एंट्री जैसे ही उसकी, तो क्या हुआ, वहां पे ऑलरेडी क्या पड़े हुए थे आपके मैक्रोफेजिस, ये मैक्रोफेजिस हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था कि बैक्टीरिया की एंट्री हुई जैसे ही वुंड हुआ वहां पे। ठीक है, और बैक्टीरिया जैसे ही एंटर, सबसे पहला अटैक मैक्रोफेजिस ने किया, उसने फेगोसाइट करना शुरू कर दिया। दूसरा एक्टिवेटेड मैस्ट सेल्स हुए, उन्होंने रिलीज की हिस्टामिन। हिस्टामिन और जो आपके मैक्रोफेजिस से साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, वेसल्स को डायलेट किया और वेसल्स जब डायलेट किया तो वहां पे एक परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई। परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई तो आपके जो न्यूट्रोफिल है वो भी उसकी तरफ मूव करना शुरू हो गए। न्यूट्रोफिल ने भी वहां पहुंच के अब फटाफट अपना काम शुरू किया, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, न्यूट्रोफिल कैसे पहुंचे वो आपको मैंने बता दिया। तो इनमें से जो डायग्राम आपको आसान लगे वो आप कर लो, अगर कोई आपसे इन्फ्लेमेशन का पूछता है तो। अब डिसऑर्डर ऑफ फेगोसाइटिक फंक्शन क्या होते हैं? डिसऑर्डर ऑफ फेगोसाइटिक फंक्शन यही होते हैं कि कब जो आपके फेगोसाइट्स होते हैं, जो न्यूट्रोफिल होते हैं या माइक्रोफेज होते हैं, वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? या तो उनमें कोई एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल कंजेंटल डेफिशिएंसी ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज है तो क्या होगा, नो हाइपोक्लोरिक एसिड, एसिड नहीं बनेगा और वीक माइक्रोबियल किलिंग होगी। अभी भी होगी सही, फेगोसाइटोसिस होगी, क्योंकि बाकी चीजें तो है ना, बाकी तो उसमें एंजाइम्स हैं, वो तोड़े फोड़ेंगे जरूर, वो फेगोसाइटोसिस करेंगे जरूर, लेकिन कमजोर होगी पावर, क्योंकि उनमें कंजेनिटल माइलोपेरोक्सीडेज नहीं है। और उसके अलावा अगर लाइपेज नहीं, लाइसोसोम के अंदर लाइपेज नहीं है तो क्या होगा, लिपिड्स अगर जो एरिया होगा वो नहीं टूटेगा और लिपिड स्टोरेज होंगी, लिपिड वैसे ही स्टोर रहेगा, वो टूटेगा नहीं, वो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो गोचर डिजीज और अदर लिपिड स्टोरेज डिजीज हो सकती हैं वीक पावर ऑफ फेगोसाइटिक एक्टिविटी की वजह से।
वॉलिंग ऑफ इफेक्ट क्या होता है? टू वॉल ऑफ द एरिया ऑफ इंजरी फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू, ये भी सर बस कर रहे हैं। बेटा बस 5 मिनट रह गए, मैंने कहा छोड़ दूंगा ना। वॉलिंग ऑफ इफेक्ट क्या होता है? टू वॉल ऑफ द एरिया ऑफ इंजरी फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू, ठीक है। ये एरिया जब इंजरी होती है तो अल्लाह मियां का ऐसा निजाम है, हमारी टिश्यू में स्पेसेस हैं, लिम्फेटिक्स हैं, जो कि उनकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उससे स्प्रेड नहीं होता जब तक आपका इंफेक्शन बढ़ ना जाए, अगर उसको प्रॉपर आप ट्रीट ना करो तो। टू वॉल ऑफ द एरिया ऑफ इंजरी फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू इज नोन एज वॉलिंग ऑफ इफेक्ट। ये कैसे होता है? टिश्यू स्पेसेस और लिम्फेटिक्स इन द इन्फ्लेम्ड एरिया आर ब्लॉक्ड बाय फाइब्रिनोजन क्लॉट। बताना है कि वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स भी पहुंच जाते हैं और वो उस एरिया को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से डिले हो जाता है स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक। एक तो वो क्लॉट बन जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, दूसरा वो फिर उसका डिले जरा हो जाता है स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को कहते हैं वॉलिंग ऑफ इफेक्ट। आफ्टर सेवरल डेज ऑफ इन्फ्लेमेशन अ कैविटी इज फॉर्म्ड व्हिच कंटेन नेक्रोटिक टिश्यू, यानी कि वहां पे नेक्रोसिस तो हो रही है ना, इन्फ्लेम टिश्यू की नेक्रोसिस हो रही है, तो वो नेक्रोटिक टिश्यू जो बच गया है, डेड न्यूट्रोफिल, डेड मैक्रोफेजेस और टिश्यू फ्लूइड, इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ पस। कंपोजिशन ऑफ पस में 2 तो सेल ही होंगे ना जो फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, डेड न्यूट्रोफिल, डेड मैक्रोफेजेस। तीसरा वो जो आपका इन्फ्लेम टिश्यू था वो नेक्रोटिक टिश्यू बन गया और वहां पे जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है टिश्यू फ्लूइड। ये पस की कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, वॉलिंग ऑफ इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोपिनिया, डिक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट इज नोन एज न्यूट्रोपिनिया। कितना डिक्रीज? लेस देन 50%। इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट इज नोन एज न्यूट्रोफिलिया। कितना इंक्रीज? मोर देन 75%। न्यूट्रोफिलिया हमेशा एक्यूट इंफेक्शन में होता है। ये अपेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स का इंफेक्शन, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल का इंफेक्शन, अमोनिया लंग्स का इंफेक्शन, और कोलिसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर का इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन, ठीक है। उसके अलावा बर्न्स में होता है, हेमरेज में हो सकता है, एमआई में हो सकता है, हाइपोक्सिया में होता है, प्रेगनेंसी में होता है। अब इसमें एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ न्यूट्रोफिलिया? तो फिजियोलॉजिकल कॉज में आप प्रेगनेंसी लिख सकते हो, हाइपोक्सिया भी पैथोलॉजिकल हो सकता है, इसलिए हाइपोक्सिया नहीं लिख सकते आप, या फिर आपको पूरा लिखा हुआ फिजियोलॉजिकल हाइपोक्सिया, ठीक है। न्यूट्रोपिनिया, डिक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट यूजुअली वायरल इंफेक्शन में होती है, इसमें हेपेटाइटिस का वायरस आ गया और एड्स आ गया, ठीक है। उसके अलावा टाइफाइड और डेंगी, डेंगी में बेसिकली आपके थ्रोम्बोसाइट्स भी कम होते हैं, आपके ल्यूकोसाइट्स भी कम होते हैं, खासतौर पे न्यूट्रोपिनिया होता है, ठीक है, ल्यूकोपिनिया होता है। डेंगी पिछले दिनों था, आपको शायद याद हो, 3 साल पहले की बात है। तो कॉमन एक चीज करते हैं कि थ्रोम्बोसाइट कम है, प्लेटलेट कम है, साथ उसके पिक्चर में देखते हैं कि न्यूट्रोफिल भी कम होता है और इवन सारे के सारे ल्यूकोसाइट्स कम होते हैं। तो आप डिक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट लिख सकते हो डेंगी के अंदर, टाइफाइड के अंदर, एड्स, वायरल हेपेटाइटिस। उसके अलावा पुराने जमानों का फीवर है कालाजार फीवर, या किसी तरह से बोन मैरो की वैसी डिप्रेशन हो गई है, ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया यही था ना कि बोन मैरो की डिप्रेशन है, आरबीसी काउंट तो कम होंगे ही होंगे, बाकी सेल लाइन भी कम हो, ठीक है। तो डिक्रीज न्यूट्रोफिल जिसमें टाइफाइड, डेंगी, वायरस और बोन मैरो की डिप्रेशन। न्यूट्रोफिल या इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट जो कि इंफेक्शंस में होते हैं ज्यादातर और इन्फ्लेमेशन में। चलिए सर, न्यूट्रोफिलिया का एडवांटेज होगा फिर डिजीज में जब ज्यादा हो जाएंगे ल्यूकोसाइट्स? बेटा एडवांटेज तो होगा, लेकिन अब तो सर्टेन लिमिट एडवांटेज होगा। लेकिन अगर इतने ज्यादा इंक्रीज होते ही जा रहे हैं और आपके ब्लड की रेंज हो रही है, तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में नहीं है ना। यस सर। फिर आपको उसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर जो ल्यूकीमिया होता है सर, उसमें सर न्यूट्रोफिलिया होता है। ल्यूकीमिया में बेसिकली ब्लास्ट सेल नजर आते हैं, वो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा दूं अभी? ये आ गया जी। नहीं सर आगे जा ये बस है सर। सर बस आगे बस कर आप। चलेंगे। आपका आज का टॉपिक है वाइंड अप करते हैं बेटा, खत्म। यहाँ पे बेजोफिल, बस बेजोफिल हो गए सर। देखो बेटा,
मैं आपको बता रहा हूं आज का टॉपिक, और मंडे को जो मैं पढ़ाऊंगा बेसोफिल, इयोसिनोफिल और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये यहां तक उसमें प्रॉफ कह रहा हूं कि टेस्ट में आएगा सर। बहुत है सर ये तो। ठीक। अच्छा, आज जो हमने पढ़ा वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है, दो तरह से क्लासिफाई किया, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट में, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ हमने पढ़े इनके ल्यूकोसाइट्स के में से न्यूट्रोफिल के भी हमने पढ़े। उसके अलावा हमने ल्यूकोपोइसिस पढ़ी, जिसमें ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस की डिटेल पढ़ी कि माइलोब्लास्ट, ठीक है, फिर प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट। और डिस्टिंग्विश पॉइंट ये है कि प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट ऐसा पॉइंट है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। माइलोब्लास्ट कॉमन आपकी स्टेज है, ठीक है जी। उसके अलावा हमने पढ़ा कि मैच्योर होके ये सर्कुलेशन में एंटर होते हैं। फिर हमने न्यूट्रोफिल की प्रॉपर्टीज का जिक्र किया, फेगोसाइटोसिस की डिटेल पढ़ी, इन्फ्लेमेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, न्यूट्रोफिलिया न्यूट्रोपिनिया के बारे में पढ़ा, लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ी। किसी को कोई समझ आया हो वो राब्ता दोबारा कर सकता है आज, ठीक है। यहां तक ही हमने पढ़ा है, और प्लीज एक दफा रीड कर लेना अपनी गाइडेंस से भी और मेरे हैंडआउट से भी। आप अगर अभी मेरे ही पूरा घंटा अभी बचा हुआ है, पूरा टाइम रहता है, ब्रेक तो आपकी मैंने 15 मिनट की खाई है ना, और 15 मिनट की अगली ब्रेक, तो मैंने आपको आधा घंटा दिया है। इस आधे घंटे में आप गाइडेंस निकाल लो और इसको एक दफा पढ़ लो, मेरा ख्याल है हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जो जाना चाहता है चला जाए।